हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। और आप प्रीवियस जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपके सी सेट वीक है तो आप मेरे सी सेट के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड अगर आपको मैथ करने में दिक्कत आती है, रीजनिंग करने में, मैं सच बताऊँ कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा अगर आपने एक बार वो लेक्चर्स देख लिए तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि इसमें सबसे फर्स्ट था जो लॉर्ड वेलेस्ले जो थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे 1798 से 1805 के बीच में। इन्हें सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेके आए। एक ब्रिटिश पॉलिसी थी जो कि डिज़ाइन करी गई इस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे कंपोनेंट क्या है, इसमें ट्रीटी करी गई नेटिव रूलर्स के साथ। तो जो ये प्रिंसली स्टेट थे वो साइन करे ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और एग्री हुए कि वो मेंटेन करेंगे ब्रिटिश फोर्स को, मतलब वो और उनके टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्स रहेगी, ठीक। और ये पे करेंगे मेंटेनेंस के लिए सब्सिडरी फोर्स का। और जो हर एक इंडियन रूलर था वो उसको रिक्वायरमेंट होती थी होस्ट करने के लिए एक परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट अपने कोर्ट में। और ये जो रेसिडेंट था ये एक्ट करता था एज एन ऑब्जर्वर, एडवाइज़र और रिप्रेजेंटेटिव किसका, ब्रिटिश इंटरेस्ट का। और रिस्ट्रिक्शंस थी यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट पे कि इंडियन रूलर्स जो है कि वो एम्प्लॉय नहीं करेंगे किसी भी यूरोपियंस को अपनी सर्विसेज में बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के, ठीक। इंडियन रूलर को प्रॉमिस करा गया कि वो नेगोशिएट नहीं करेंगे अदर इंडियन रूलर्स के साथ और फॉरेन पावर्स के साथ बिना कंसल्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। इन रिटर्न जो ईआईसी थे वो एग्री हुए कि वो प्रोटेक्ट करेंगे प्रिंसली स्टेट को एक्सटर्नल थ्रेट से, गारंटी करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेन करेंगे रूलर अथॉरिटी विद इन स्टेट और प्रोटेक्ट करेंगे स्टेट की बाउंड्रीज को एंड टेरिटरीज को। नॉन इंटरफेरेंस प्लेज ली गई कि जो कंपनी उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स में अलाइड स्टेट के, अनलेस कोई भी अगर ब्रीच नहीं होता है ट्रीटी टर्म्स का। ओके, जो पर्पस है विल का वो क्या था, इस्टेब्लिश करना ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द इंडियन स्टेट बिना किसी डायरेक्ट एनेक्सेशन के और कंट्रोल करना इंडियन मिलिट्री फोर्सेस का, डिसबैंडिंग करके एग्जिस्टिंग आर्मीज कैन रिप्लेस करना विद ब्रिटिश ट्रेन एंड सुपरवाइज ट्रूप्स का, और प्रिवेंट करना फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड अलायंसेस को इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है कि 1799 में जो गवर्नर जनरल रिचर्ड कॉलिथ वेलेस्ले थे उन्होंने चेंज करा बाय ब्रिंग अ सेंसरशिप एक्ट जो कि रेटिफाई करा गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ईआईसी के। लॉर्ड वेलेस्ले ने इनेक्ट करा एंटिसिपेटिंग फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया, और इन्होंने इम्पोज करे ऑलमोस्ट वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप। ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो वर रिलैक्स्ड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, और जिनका कोई एक प्रोग्रेसिव यूज़ होता था। एंड इन 1818 प्री सेंसरशिप को डिस्पेंस कर दिया गया, ठीक। जेम्स एंड्रू ब्राउन रेमेसे जो कि फर्स्ट मार्कस थे डलहौजी के, 22 अप्रैल 1812 से लेकर 19 दिसंबर 1807 तक उनको जाना गया एज द नोन एज द अर्ल ऑफ डलहौजी। बिटवीन 1838 एंड 1849 ये एक स्कॉटिश स्टेट्समैन थे एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश इंडिया में, और इन्होंने सर्व करा एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से 1856 तक। इन्होंने इस्टेब्लिश करा फाउंडेशन कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम के भारत में बाय एडिंग मास एजुकेशन, किसमें इन एडिशन टू इलाइट हायर एजुकेशन। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा पैसेंजर ट्रेन्स को टू द रेलवेज और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज को, जिसको डिस्क्राइब करते हैं 3 ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट। इन्होंने एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सेटअप करा पहली बार, और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो कि ये स्पेंड करने लगे पब्लिक यूटिलिटी पे ड्यूरिंग द आइटम्स ऑफ टाइम्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और इरिगेशनल वर्क भी करा गया ऑन एक्सटेंसिव स्केल। 1853 में जो थॉमसोनियन सिस्टम था वर्नेकुलर एजुकेशन का, वो वाज रिकमेंडेड फॉर द होल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जो कि लोअर बंगाल एंड पंजाब, with such modification as their various circumstances might be found to require. Similar instructions sent करेंगे बॉम्बे एंड मद्रास अथॉरिटीज़ को। 1843 में जेम्स थॉमस, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, एक पोस्ट थी जो कि हेल्ड करेगी इनके द्वारा 10 साल तक के लिए। और बाई 1853 इन्होंने इस्टेब्लिश करा एक सिस्टम 897 लोकली सपोर्टेड एलिमेंट्री स्कूल्स के सेंट्रली लोकेटेड विलेजेस का, जो कि प्रोवाइड करता है वर्नाकुलर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन थ्रू आउट द रीजन। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही अंडरटुक इन वर्नाकुलर एजुकेशन की वो रेप्लिकेटेड इन अदर स्टेट एज वेल एज बाय द नेम ऑफ थॉमसियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन।
और नवंबर 16, 1848 तो जो ब्रिटिश आर्मीज थी अंडर लॉर्ड गोज उन्होंने क्रॉस करे फ्रंटियर, और जो ब्लडी एनकाउंटर्स थे वर फोर्ट एट रामनगर, चिलनवाला एंड गुजरात। और जो सिख थे वो कलेप्स हो गए, और जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डिसाइड करा इन फेवर ऑफ एनेक्सेशन, आर्ग्यू करा के डेट देयर विल बी अ पीस इन द पंजाब एज लॉन्ग एज जो पीपल हैं उनको अलाउड करा जाए रिटेन करने के लिए मीन्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग वॉर। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसने क्या करा, वेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ अ गवर्नर जनरल, जो कि असिस्ट करेगा वाया काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। ओके, जो गवर्नर जनरल था वो प्रिसाइड करा मीटिंग के ऊपर काउंसिल की, बट जो डिसीजन था मेजोरिटी का वो बाइंड था सब पे, और जो गवर्नर जनरल था हैव मियरली अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वल डिवीज़न। 3 मेंबर्स थे जिन्होंने फॉर्म करा कोरम, ठीक। जो गवर्नर जनरल था इन जो काउंसलर थे वर नेम्ड इन द एक्ट, एंड जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो क्या थे, एक फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, एंड क्लेवरिंग, फ्रांसिस मॉनसोन एंड ब्रेवेल 4 अदर काउंसलर थे। एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट वेयरवेल वॉज इन इंडिया, और वो ऑलरेडी सर्विस में थे कंपनी की। 3 अदर काउंसलर्स भी पहुँचे भारत में इन अक्टूबर 1774। नेक्स्ट है कि जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो भारत में आए एज गवर्नर जनरल इन 1836, एंड देयर वर अलार्मिंग रिपोर्ट फ्रॉम तेहरान अबाउट रशियन एडवांसेस, और जो रशियन एम्बिशन थे इन सेंट्रल एशिया। डेट्स फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ जॉर्जिया इन 1801, जो रूसो पर्शियन वॉर थे 1811 के 13 के एंड 1826-28 के, उन्होंने ग्रेटली हम्बल्ड पर्सिया एंड सी वॉज कंपेल्ड टू सरेंडर इम्पोर्टेंट टेरिटरीज राउंड द कैस्पियन सी टू रशिया बिसाइड्स बीइंग फॉरबिडन। ओके, तो जो मतलब कुल मिला के ये है कि रशिया वगैरह के साथ भी थोड़ा सा मतलब सरेंडर वगैरह करने पड़ी चीज़ें, कुछ टेरिटरीज वगैरह, ठीक। तो जो गवर्नमेंट ऑफ ऑकलैंड थी उन्होंने डिसाइड करा एक फॉरवर्ड पॉलिसी का एंड असाइन करा एक ट्राइपेट्राइट ट्रीटी जून 1838 में शाह सूजा एंड रंजीत सिंह के साथ। ये जो ट्रीटी थी ये प्रोवाइड करती थी कि जो शाह सूजा थे would be reinstated on the throne of Kabul with armed assistance of the Sikhs। और जो डिस्पैच था ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स का टू कराक इन पर्शियन गल्फ, सो ग्रेटली अलार्म्ड द शाह ऑफ पर्सिया, एंड उन्होंने फिर एक रेस करा सीज ऑफ हैरत, मतलब हैरत को सीज करने का 9 सितंबर 1838 में। मोर ओवर अंडर डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम इंग्लैंड, तो रशियन गवर्नमेंट ने रिकॉल करा अपने एनवॉय को काबुल से। सो जो ओरिजिनल इरिटेंट्स थे which had stirred Auckland to activity ended। Accordingly जो इंग्लिश आर्मी थी अंडर द कमांड ऑफ सर जॉन केनी, उन्होंने मार्च करा थ्रू द बोलन पास एंड कैप्चर्ड करा उन्होंने कंधार को एंड गजनी को एंड एंटर्ड अ ट्रिमफेंटली इनटू काबुल इन अगस्त 1839। और दोस्त मोहम्मद ने क्या करा, सरेंडर करा 1840 में, एंड उनको सेंड करा गया एज अ प्रिजनर टू कोलकाता, एंड शाह सूजा को प्रिक्लेम करा गया एज अमीर ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 1882 में एजुकेशन कमीशन जो कि अपॉइंट करा गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर, रिव्यू करने के लिए प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री सिंस वुड डिस्पैच ऑफ 1854 एंड सजेस्ट करा मेजर फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ओके, तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी मे बी एंट्रस्टेड टू द केयर टू द न्यूली इस्टेब्लिश्ड म्यूनसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। एज फार एज जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो कंसर्न थी, एंड जो जनरल प्रिंसिपल थे वो लेट डाउन करेंगे डेट। आपको 2 डिवीज़न देखने को मिलेंगे कोर्स के, एक था लिटरेरी एजुकेशन जो कि प्रिपेयर करा स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी के, एंड जो अदर था वो प्रैक्टिकल करेक्टर देखने को मिला, ओपन कॉमर्शियल एंड वोकेशनल करियर्स। एक जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन करा गया कि जो गवर्नमेंट है वो विड्रॉ करे एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। जो कमीशन था डिड नॉट मेक एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर इट वॉज नॉट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। फेमस लॉर्ड मैकॉले मिनेट सेटल्ड द रो इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट, और एज पर मैकॉले मिनेट लिमिटेड गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे were to be devoted to teachings of western sciences and literature, और through the medium of English language alone। तो लॉर्ड मैकॉले ने देखा कि व्यू क्या कि जो इंडियन लर्निंग जो कि इन्फीरियर थी टू यूरोपियन लर्निंग
विच वॉज ट्रू एज फार एज फिजिकल एंड सोशल साइंसेज देखने को मिले इन द कंटेम्प्रेरी स्टेजेस वर कंसर्न। ब्रिटिश ने प्लान करा एजुकेट करने के स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास का एंड क्रिएट करा एक क्लास इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, जो कि एक्ट करते थे एज इंटरप्रिटेटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मासेस एंड वुड एनरिच द वर्नेकुलर्स बाय विच नॉलेज ऑफ वेस्टर्न साइंसेज एंड लिटरेचर, जो कि रीच करे मासेस को, और इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। 1902 में जो कि एक पुलिस कमीशन था वो अपॉइंट करा गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर और इंक्वायर करा इनटू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी प्रोविंस, और ये जो रिपोर्ट थी कमीशन की वो सबमिट हुई 1903 में। जो रिपोर्ट था उन्होंने डिस्क्राइब करा पुलिस फोर्स को एज फार फ्रॉम एफिशिएंट, जो कि डिफेक्टिव थे इन ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनएडुकेटली सुपरवाइज्ड, करप्ट एंड ऑप्रेसिव, एंड एम्फेसाइज करा इसके फेल्योर को सिक्योर करने के लिए कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। जो ये रिपन थे जो कि 1880 से 84 के बीच में रहे, तो ये एक स्टॉन्च लिबरल डेमोक्रेट थे विद फेथ इन सेल्फ गवर्नमेंट, और ये अपॉइंटेड करे गए एज अ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1880। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 इम्प्रूव करने के लिए सर्विस कंडीशन फैक्ट्री वर्कर्स की इंडिया में। जो फैक्ट्री एक्ट था 1881 का, उन्होंने प्रोहिबिट करा एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का अंडर द एज ऑफ 7 एंड लिमिट एंड अगर देखा जाए तो लिमिटेड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने 9 आवर पर डे का कर दिया चिल्ड्रन के लिए बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, एंड प्रोवाइड करा डेंजरस मशीनरी एंड प्रोवाइडेड दैट डेंजरस मशीनरी शुड बी फेंस्ड। एंड जो एक्ट था वो एप्लीकेबल है इन केसेस ऑफ फैक्ट्री जो कि एम्प्लॉय करता है 100 और उससे ज़्यादा हेड्स। इंस्पेक्टर को अपॉइंट करा गया सुपरवाइज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स। नेक्स्ट है कि जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में वो सेटअप हुआ 1847 में, एंड जो कलकत्ता कॉलेज था इंजीनियरिंग का वो आया 1856 में, एंड 1858 में ओवरसीयर्स स्कूल जो है कि पूना में वो रेज्ड हुआ टू द उसने रेज करा was raised to the status of Pune College of Engineering and affiliated to Bombay University. ग्विंडे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो एफिलिएटेड है कैसे मद्रास यूनिवर्सिटी से। मेडिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता इन 1835, एंड जो कर्जन थे डिड मस्ट टू ब्रोदन द होल बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, वेटरनरी साइंसेस। लॉर्ड कर्जन ने इस्टेब्लिश करा एक एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा में जो कि एक्ट करता है एज अ पेरेंट इंस्टीट्यूशन, एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन आपको अदर प्रोविंसेस में देखने को मिलेंगे। बाय 1857 ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। ओनली 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था कहाँ रुड़की में जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1847 में, जो कि विच वॉज ओपनली ओनली टू यूरोपियंस एंड यूरेशियंस के लिए था वो। ओरोपाउशर फीवर जो 2 पीपल थे ब्राज़ीलियन स्टेट ऑफ बाहिया में, वो फर्स्ट पीपल थे जो कि डाई हुए फ्रॉम ओरोपाउची फीवर से, एंड जो कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री थी ने रिपोर्ट कराई इसको जुलाई 25, 2024 में। जो ओरोपाउची फीवर था ये इमर्ज हुआ जूनोटिक आर्बो वायरल डिसीज से जो कि कोज होती है ओरोपोची वायरस से, एंड ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ त्रिनिडाद एंड टोबागो में 1955 में। ये स्प्रेड होता है ह्यूमंस में बाइट करने से इन्फेक्टेड मिजेस और मॉस्किटोज़ के, ठीक, तो इतना ध्यान रख लेना। बाकी अब वैक्सीन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लिटन पॉलिसी जो थी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये लिटन ने स्टार्ट करा एक न्यू फॉरेन पॉलिसी प्राउड रिजर्व की, जिसका एम था हैविंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफगार्ड करना इस फियर ऑफ इन्फ्लुएंस को। लिटन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन था अफगानिस्तान के साथ कुड नो लॉन्गर बी लेफ्ट एम्बिगियस। जॉन लॉरेंस की जो पॉलिसी थी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जॉन लॉरेंस ने अगर देखेंगे तो 1864 से 1869 तक स्टार्ट करी एक पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो कि एक रिएक्शन था टू द डिजास्टर ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर। जो जॉन लॉरेंस की जो फॉरेन पॉलिसी थी, एक पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस की, इन सेल्फ रेस्ट्रेंट की, ऑफ डिफेंस एंड नो डेफियंस, ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग, डेट कि ये ही माइट बी एबल टू स्ट्राइक हार्डर एंड इन द राइट डायरेक्शन इफ़ जो टाइम है फॉर एग्रेसिव एक्शन शुड एवर कम। फॉरवर्ड पॉलिसी है ऑफ ऑकलैंड जो कि भारत में आए एज अ गवर्नर जनरल इन 1836, उन्होंने एडवोकेट करा एक फॉरवर्ड पॉलिसी को, एंड इसका दिस इम्प्लाइड डेट कि जो कंपनी गवर्नमेंट थी इंडिया में इट सेल्फ
हैड टू टेक इनिशिएटिव प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम अ प्रोबेबल रशियन अटैक। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि अचीव करना आइदर थ्रू ट्रीटीज़ विद नेबरिंग कंट्रीज़ और एनेक्स करके देम कम्प्लीटली। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अगर देखा जाए तो 1765 से 1813 में ये जो पॉलिसी थी वो रिफ्लेक्ट हुई वॉरन होस्टिंग के वॉर अगेंस्ट द मराठाज एंड मैसूर में। एंड इसका एम था क्रिएट करना बफर जोन डिफेंड करने के लिए कंपनी के फ्रंटियर्स एंड जो मेन थ्रेट था फ्रॉम द मराठाज एंड अफगान इन्वेडर्स। लॉर्ड वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की वो एक एक्सटेंशन था रिंग फेंस का विच सॉट टू रिड्यूस करना स्टेट्स को टू अ पोजीशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। मेजर पावर थी जैसे कि हैदराबाद अवध एंड मराठास, उन्होंने एक्सेप्ट करा सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट है कि ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मेज वॉर हुआ था 1824 से 26 में, ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेज जिन्होंने ऑक्यूपाई करा रंगून को इन मई 1824 एंड ये पहुँचे 32 किलोमीटर ऑफ द कैपिटल एट एवा एंड पीस इस्टेब्लिश हुई 1826 में, ट्रीटी ऑफ यांडबू हुई थी। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो बर्मेज वॉर जो कि ये रिजल्ट था किसका, ब्रिटिश कमर्शियल का एंड ब्रिटिश कमर्शियल नीड का एंड इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी का, लॉर्ड डलहौजी की। थर्ड है एंग्लो बर्मेज वॉर जो कि 1885 में हुआ। फाइनली जो डफरिन था उन्होंने ऑर्डर करा इन्वेजन का एंड फाइनल अनेक्सेशन हुआ अपर बर्मा का 1885 में एंड इसकी वजह से एंड दिस लीड टू थर्ड बर्मा वॉर। 1902 में रेले कमीशन सेटअप हुआ टू गो इनटू कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड सजेस्ट करे मेजर्स इंप्रूवमेंट के लिए इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। जो नंबर ऑफ़ फेलोज थे यूनिवर्सिटी के एंड देयर पीरियड इन ऑफिस वो रिड्यूस करा गया एंड जो काफ़ी सारे फेलोज थे वो नॉमिनेट करे गए बाय द गवर्नमेंट। एंड जो गवर्नमेंट थी was to have power to veto universities and senate regulation and could amend these regulation or pass resolution on its own। conditions को स्ट्रिक्ट बनाया गया फॉर एफिलिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। 5 लाख रुपीज़ जो कि सेंक्शन करेंगे पर एनम फॉर 5 ईयर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़। कर्जन ने जस्टिफाई करा ग्रेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज़ किसके नाम में, ऑफ क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, बट एक्चुअली sought to restrict education and discipline the educated towards loyalty to government। जो नेशनलिस्ट शो इट इन एन अटेम्प्ट स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पीरियलिज्म को एंड टू सैबोटेज नेशनलिस्ट फीलिंग। गोखले कॉल इट रेट्रोग्रेड मेजर। जो चार्टर एक्ट 1853 का उसने रिड्यूस करा नंबर ऑफ मेंबर्स को ऑन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 24 to 18 एंड ये एक्ट था ऑल्सो रिक्वायर्ड द ब्रिटिश क्राउन की वो नॉमिनेट करें 6 ऑफ द 18 मेंबर। कंपनी का पेट्रोनेज ओवर द सर्विसेज वो डिसॉल्व हो गया था एंड जो सर्विसेज थे वर नाउ थ्रो अपॉन टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड जो अर्लियर जो चार्टर एक्ट था 1833 का उन्होंने स्टेट करा कि जो इंडियंस थे उनको डिबार्ड नहीं करा जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। नलिफाइड कर दिए गए थे आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सेपरेशन देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन का गवर्नर जनरल काउंसिल के विद इंक्लूजन ऑफ 6 एडिशनल मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। हाउएवर जो एक लॉ था वो प्रोमलगेटेड उसको नीड है किसकी, असेंट की ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर जनरल कुड वीटो एनी विल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, वो वीटो कर सकते हैं। जो एक्ट था इसने मतलब ये एक एक्ट आया था, वो कौन सा एक्ट था चलो वो भी बताते हैं। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था प्रेस से रिलेटेड, ठीक। और इसने क्या करा था, अपन जो प्रिंटर एंड जो पब्लिशर हैं वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के, उनको बुलाया जा सकता है बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि वो एक एग्रीमेंट में कंफर्म करें कि जो नन ऑफ देयर पब्लिश न्यूज़ पेपर वो कोई भी इंक्लूड नहीं करेंगे हेट्रेड, डिसअफेक्शन और एंटीपैथी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इफ़ प्रेस फेल हो जाती है गाइडलाइन फॉलो करने में एंड फुलफिल करने में एग्रीमेंट, देन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट थी वो सेल बी फोर्टिफाइड एंड जो प्रेस एक्यूमेंट थे वो सीज हो जाएंगे। एंड जो ये एक्ट है वो एम्पायर करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो एक्शन ले सकता है अगेंस्ट दोज
जिन्होंने कमिट कराया ऑफेंस, एंड जो ये एक्ट है ये रेस्ट्रिक्ट करता है प्रेस को कि वो फाइल करेगा री अपील इन एनी ऑफ द कोर्ट एंड द एक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है वो फाइनल रहेगा एंड बाइंडिंग रहेगा। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये इसको पॉपुलरली हम गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। एंड ये जो पीपल ऑफ इंडिया हैं इन्होंने फील करा कि दैट देयर वॉज ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन यूरोपियंस एंड वर्नाकुलर्स, एंड जो सेंटिमेंट है इंडियंस के वो डीपली हर्ट हैं, एंड इन्होंने लॉस करा फेथ को इन द गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स बायस्ड बिहेवियर। एंड जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर देखेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट केस है वो क्या था, अमृत बाजार पत्रिका वाला, विच टर्न इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ओवरनाइट टू एस्केप प्रोसिक्यूशन अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जैसे कि सोम प्रकाश, भारत में ही, ढाका प्रकाश एंड समाचार दर्पण, जो कि कुछ न्यूज़पेपर थे जो कि प्रोसिक्यूट हुए अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आफ्टर द केस ऑफ अमृत बाजार पत्रिका, तो जो प्री सेंसरशिप क्लोज था वो रिपील हुआ, एंड जो प्रेस कमिश्नर थे वो अपॉइंट हुए प्रोवाइड करने के लिए प्रेस विद एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक न्यूज़। ठीक, नेक्स्ट है कि सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी। सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी एक फॉर्म है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर जो कि इमर्ज हुई एज अ प्रोमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक, एंड ये यूज़ करती है पैराबोलिक मिरर का फोकस करने के लिए सनलाइट को ऑन टू अ रिसीवर जो कि जनरेट कर रहा है हाई टेम्परेचर्स अप टू 300 डिग्री सेल्सियस फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल हीट। जो टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करती है हायर एफिशिएंसी देन ट्रेडिशनल फोटोवोल्टिक सिस्टम, पोटेंशियली लोअरिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है कि फ्रॉम द 19th सेंचुरी तो जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्हें विगन करा इमर्ज होना है एज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि रिलाई करते थे ऑन देयर ओन रिसोर्सेज रेदर देन ऑन फॉरेन कैपिटल बिल्ड करने के लिए बिजनेस, और जो प्राइमरली एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू ट्रेड, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द कॉलोनियल इकोनॉमी, सो देयर वर नॉट डिपेंडेंट फॉरेन कैपिटल। एंड अगर देखा जाए तो इनका जो विजन था इवेंचुअली लीड टू फाउंडिंग ऑफ टाटा स्टील इन 1907 जो कि बना वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मेजर हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज़। ठीक, ये प्राइमरली मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे who had accumulated wealth through trade and small scale industrial activities often within the colonial economic framework। एंड जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उसके इकोनॉमिक वेस आपको देखने को मिल जाएगा लार्जली इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिन्होंने अलाउ करा कि वो ऑपरेट करें रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली। रैयतवारी सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है इन ब्रिटिश इंडिया बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। डायरेक्ट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें कल्टीवेटर्स के साथ। इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग अगर देखा जाए तो जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल पीजेंट को एज द ओनर ऑफ द लैंड, अनलाइक द ज़मींदारी सिस्टम जो कि ग्रांट करता है लार्ज एस्टेट्स टू लैंड होल्ड राइट्स एंड है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर होल्डिंग्स। डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, फिक्स्ड असेसमेंट देखने को मिलेगा, परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन देखने को मिलेगा अंडर रैयतवारी सेटलमेंट, हाई एंड आर्बिट्रेरी रेवेन्यू, कोई भी सिक्योरिटी टेन्योर नहीं है, एब्सेंस देखने को मिलेगा लैंड कंसोलिडेशन का, इंटरमीडियरीज एंड करप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोटेशन, इनेबिलिटी देखने को मिलेगी टू इन्वेस्ट इन लैंड। सत्य शोधक समाज जो कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी है जो कि फाउंड करेगी ज्योतिराव फुले जी के द्वारा, जो कि एक सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा, एंड जो अदर्स थे पुणे में महाराष्ट्र के अंदर 1873 में। इसका प्राइमरी एम था कि प्रमोट करा एजुकेशन, इंक्रीज करा सोशल राइट्स को अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स के लिए, स्पेशली वुमेन, शूद्र एंड दलित के इन महाराष्ट्र। जो समाज था उन्हें रिजेक्ट करा था वैदिक कल्चर को, उपनिषद को एंड डोमिनेंस को आर्यन सोसाइटी के, विच अकॉर्डिंग टू फुले उन्होंने ट्राई करा था सप्रेस करने का एंड डिप्राइव करने का नॉन आर्यंस को। सत्यशोधक समाज का एम था कि एंड करना एक्सप्लोटेशन को, शूद्रास एंड दलित के बाय ब्राह्मण्स, एंड कन्विंस करना पीपल को कि वो बिलीव करें इन एंड फॉलो करें एक ओमनीपोटेंट गॉड को, एंड इस्टेब्लिश करें कि नो इंटरमीडिएटरी, मतलब कोई भी एक इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है कनेक्ट होने के लिए गॉड से, प्रोवाइड करें एजुकेशन एक्सेस
टू लोअर कास्ट पीपल प्रमोट करा कॉटेज इंडस्ट्रीज को एंड डोमेस्टिक गुड्स को इरेडिकेट करा, प्रोक्लेम्ड सोशल स्टेटस को ब्राह्मण के प्रमोट करा, आइडियल्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, हैप्पीनेस, यूनिटी एंड इक्वालिटी को थ्रू इट्स वर्क। समाज जो कि ग्रेजुअली डिसॉल्व हुआ 1930s में एज इट्स लीडर ज्वाइन था, मतलब उनके जो लीडर थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि फाउंड हुई 1875 में बाय हेनलीना ब्लेवेट्स्की, हेनरी स्टेल ओलकोट एंड अदर्स के द्वारा। एंड सोसाइटी का जो एम है वो प्रमोट करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एंड स्टडी करना कंपैरेटिव रिलीजन को, फिलोसफी को एंड साइंस को। एंड जो सोसाइटी थी उसने गेन करा सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इंडिया में। इन 1879 इस्टेब्लिश करा हेडक्वार्टर्स को अडियार नियर मद्रास चेन्नई के अंदर। 1882 में एनी बेसेंट जो कि प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर है एंड ये बने एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट फ्रॉम 1907 1933 एंड इन इंडिया। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इसने एडवोकेट करा फॉर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ओरिएंटल रिलीजन्स कंसिडरिंग एंशिएंट हिंदुइज्म एज प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल। आर्य महिला समाज की इस्टेब्लिश हुआ 1899 में बाय सोशल रिफॉर्मर पंडित रमाबाई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये फोकस करी कि उस पर अपलिफ्टमेंट पे वुमेन के एंड एम करा प्रमोट करने का एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म अमंग वुमेन। भारत महिला परिषद रामाबाई रानाडे ने फाउंड करा लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस को, भारत महिला परिषद अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का 1904 में इन बॉम्बे। वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल लेवल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में इस्टेब्लिश करी इसने ब्रांचेस सिटीज़ में जैसे कि लाहौर, इलाहाबाद एंड दिल्ली वर्क करने के लिए फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है सरला देवी चौधरानी जी का जन्म हुआ 9 सितंबर 1872 को कोलकाता में, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट थे। एंड सी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एक इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा स्वदेशी मूवमेंट पे एनकरेज करा यूज़ ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने फाउंड करा भारत हिस्ट्री महामंडल, जो कि एक रिकॉग्नाइज करेगी एज द फर्स्ट नेशनल लेवल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका एम था प्रमोट करना वुमेन के एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट अक्रॉस वेरियस सोशल स्टेटस। सरला देवी जो थी वो ऑथर थी सेवरल सिग्निफिकेंट वर्क्स के इंक्लूडिंग द बुक अहिता गणिका। एनी बेसेंट जो कि एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थे एंड प्रोमिनेंट लीडर थे इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इनको जाना जाता है फॉर एडवोकेटिंग वुमेन्स राइट एंड प्रमोट करना यूज़ ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट का ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। एंड शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एस्टेब्लिश करा इंडियन होम रूल लीग को 1916 में। 1917 में ये बने एक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। रामाबाई रानाडे जो कि को फाउंड करा, इन्होंने सेवा सदन को सपोर्ट करा वुमेन के वेलफेयर को, ठीक। सावित्रीबाई फुले एक पायनियरिंग इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर थे who along with her husband Jyotiba Rao Phule established करा first girl school in Pune and fought against caste discrimination and women right in 19th century। मुंडा रेबेलियन जो कि एक सिग्निफिकेंट पोस्ट थी 1857 की, ने अपराइज करा एंड ओरिजिनेट हुए फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुंडा ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम एंड ये एक्सेलरेट करा गया बाय द ब्रिटिश इंटरवेंशन like the introduction of contractors and dislocation करा गया मुंडास का as indentured labor which led to the rebellion by मुंडास। एंड जो मुंडा रेबिलियन था उसको हम जानते हैं द उलगुलन और द ग्रेट टुमुलट, एक सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग थे दैट टुक प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ झारखंड। बिरसा मुंडा जो कि एक मेन लीडर थे मुंडा रेबिलियन के, ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे एंड फोक हीरो थे जो कि बिलोंग करते थे मुंडा ट्राइब को। बिरसा जो कि जाने जाते हैं फॉर इज स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड इनके एबिलिटी के लिए मोबिलाइज करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लोटेशन के लिए बाय ज़मींदार्स एंड मनी लैंडर क्रिएट करे एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट जिसको हम विरासत बोलते हैं, विच सोट टू रिवाइव कि वह ट्रेडिशनल करें मुंडा बिलीफ को एंड रिजेक्ट करें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को, पर्टिकुलरली जिसको हम जानते हैं क्रिएट किया न्यू रिलीजियस मूवमेंट कॉल्ड विरासत विच शोड टू रिवाइव ट्रेडिशनल मुंडा बिलीफ
वाइल रिजेक्टिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वगैरह को, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम क्रिश्चियन मिशनरीज। इनकी जो लीडरशिप थी वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस के लिए जानी जाती है। एज शी शोर टू रिस्टोर द मुंडा राज, जिन्होंने रिप्रेजेंट करा ऑटोनॉमी को एंड राइट्स को मुंडा पीपल के। रिवोल्ट जिसका एम था एबॉलिश करना फ्यूडल सिस्टम को। डेट प्लेग द आदिवासी ट्राइबल लैंड इन झारखंड एंड बिहार। जो मूवमेंट था लेड टू छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जहाँ पे जो मुंडास थे उनको प्रोवाइड कराया गया कुछ रिकॉग्निशन ओवर खुंद कत्ती लैंड एंड बैथ बेगारी, जो कि एबोलिस्ट हो गई। एंड इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड एंड ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल। सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिला रेबेलियन का? इनेक्टमेंट देखने को मिला छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का। ओके, ये जो लेजिस्लेशन थी इसका एम था प्रोटेक्ट करना लैंड राइट्स को ट्राइबल पॉपुलेशन के, रेस्ट्रिक्ट करके ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स, प्रिवेंट करके फर्दर डिस्पोजेशन बाय आउटसाइडर। अवेकनिंग देखने को मिली ट्राइबल आइडेंटिटी की। ये जो रेबेलियन थे इन्हें हाईलाइट करा कैपेसिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रेसिस्ट करने के लिए इनजस्टिस एंड असर्ट देयर राइट। इन्होंने सर्व करा एज अ कैटलिस्ट फॉर फ्यूचर मूवमेंट एंड एडवोकेट करा फॉर ट्राइबल राइट्स को एंड ऑटोनॉमी को। कल्चरल रिवाइवल, बिरसा मुंडा का जो एफर्ट था टू रिवाइव ट्रेडिशनल मुंडा कल्चर एंड बिलीफ फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी अमंग द ट्राइबल पीपल एंड कंटिन्यू करा टू रेजोनेट इन कंटेम्प्रेरी ट्राइबल मूवमेंट। लेगेसी जो थी बिरसा मुंडा की जो लेगेसी थी एंड्योर्स करा एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन। इनका जो कंट्रीब्यूशन था कमेमोरेटेड इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग द सेलिब्रेशन ऑफ बिरसा मुंडा जयंती एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे इन इंडिया। पावना रिवोल्ट जो कि हुआ था 1873 से 1876 के बीच में इन द पावना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इनकी जो अपराइजिंग थी वो एक सिग्निफिकेंट पीजेंट मूवमेंट थी अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ जमींदार्स एंड कैरेक्टराइज करेगी बाय कलेक्टिव रेजिस्टेंस एंड डिमांड फॉर राइट्स। कोजेस क्या थे पावना रिवोल्ट के? ऑप्रेसिव प्रैक्टिस थी जमींदार्स की, ऑक्यूपेंसी राइट एक्ट जो था 1859 का, इम्पोजिशन देखने को मिला, सेसेस का, फेमाइन एंड इकोनॉमिक डिजास्टर। इसकी वजह से वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेजेस, इम्पोरविसमेंट एंड डेस्परेशन देखने को मिली अमंग द पीजेंट्री, इंटेंसिफाइंग देयर एग्जिस्टिंग ग्रीवियंसेस। कोज क्या था पावना रिवोल्ट का? 1873 में पीजेंट जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा पावना एग्रेरियन लीग का। एंड ये जो लीग थी इन्हें रेस करा फंड्स को मिटिगेट करने के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस एंड हेल्ड मास मीटिंग टू मोबिलाइज विलेजर्स। जो पावना रिवोल्ट था वो लार्जली एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, वाइल देयर वर इंस्टांसेस जहाँ पे जो आर्म्ड असिस्ट रेजिस्टेंस था। जो मूवमेंट था वो प्राइमरली जिसका एम था असर्ट करना राइट ऑफ पीजेंट्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट एंड लीगल मीन्स रेदर देन आउटराइट रेबेलियन। मेजर्स जो कि लिए गए बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट देखने को मिला इंक्वायरी कमेटी का। इनेक्टमेंट देखने को मिला बंगाल टेनेंसी एक्ट का 1885 के, ठीक। और जो रिवोल्ट था डिड नॉट रिजल्ट इन द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, इंस्टीड इन्हें प्रमोट करा कुछ लीगल रिफॉर्म को सच एज द बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885। इसका एम था क्लैरिफाई करना राइट्स ऑफ बोथ जमींदार्स एंड टेनेंट्स, बट एलिमिनेट नहीं करा इन्हें जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट है उनकी जो डेक्कन राइट्स 1875 को, वो एक सीरीज़ थी पीजेंट्स की अपराइजिंग की, जो कि कहाँ हुई? इन द डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, अगेंस्ट किसके? ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के, मनी लेंडर्स के एंड लैंड लॉर्ड्स की। एंड ये जो राइट्स थे वो लार्जली नॉन वायलेंट इन नेचर आपको देखने को मिलेंगे, विद फ्यू इंस्टांसेस ऑफ वायलेंस, मतलब कई जगह आपको वायलेंस भी रिपोर्ट होता हुआ देखने को मिला। एंड जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? डिस्ट्रॉय करना डॉक्यूमेंटेशन को जो कि बाउंड करता था पीजेंट्स टू डेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इनिशियली डिसमिस करा उसने अनरेस्ट एज माइनर, हाउएवर जो एगिटेशन था वो ग्रो हुआ एंड रिकॉग्नाइज करा नीड फॉर इंटरवेंशन। एंड काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। डेक्कन राइट्स इंक्वायरी कमीशन इन रेस्पॉन्स टू द राइट्स, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करा डेक्कन राइट इंक्वायरी कमीशन 1877 में, इन्वेस्टिगेट करा कॉज ऑफ द अनरेस्ट। एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 देखने को मिला, ठीक। ये जो लेजिस्लेशन थी इसका एम था प्रोटेक्ट करना फार्मर्स को फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड और इम्प्रिजन करना फॉर फेलिंग टू रिपे करना डेट्स को एंड प्रोवाइड करना कुछ रिलीफ को
टू द इंडेप्टेड पीजेंट्री। रेगुलेशन देखने को मिला मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस को। सिग्निफिकेंट कंपेन्स लाए गए इंप्रूव करने के लिए वुमेन के पोजीशन को लॉन्च हुए भारत में 18 एंड 19 सेंचुरीज में बाय बोथ नेटिव रिफॉर्मर्स एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। कोज क्या थे मूवमेंट के? पेट्रियाल की सोशल स्ट्रक्चर, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस या रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हो रही थी, इमरजेंस देखने को मिला वेस्टर्न एजुकेशन का। कुछ की मूवमेंट एंड रिफॉर्मर जैसे कि एबोलिशन जो सती का वो राजा राम मोहन रॉय जी ने करा था, ठीक, वो हुआ कब की पास हुआ था बंगाली सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में, और सती को इलीगल बना दिया गया। प्रमोशन देखने को मिला विडो मैरिज का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि एक की एडवोकेट थे विडो मैरिज के, इनके एफर्ट्स से हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1857 में लीगलाइज करा रीमैरिज का विडो की। एजुकेशन जो कि वुमेन के लिए लीडर्स जैसे कि ज्योतिबा फुले, उन्होंने इस्टेब्लिश करा फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे 1848 में। एंड जॉन इलियोट ने क्या करा? ड्रिंक वाटर बैथुने जिन्होंने कि फाउंड करा था बैथुने स्कूल कलकत्ता 1849 में भी प्रमोट कराए वुमेंस के एजुकेशन को। अपोजिशन देखने को मिला टू चाइल्ड मैरिज। बहराम जी मालवारी जो कि एक प्रोमिनेंट क्रिटिक थे चाइल्ड मैरिज के, एंड इनके जो एफर्ट्स थे कल्मिनेट हुए इन द पासिंग ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जिसने रेस करा एज कंसेंट की गर्ल्स के लिए। फॉर्मेशन देखने को मिला वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन का। जो लेट 19 सेंचुरी थे इन्होंने देखा इमरजेंस वुमेन के ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आर्य महिला समाज जो कि फाउंड करी गई रामाबाई रानाडे के द्वारा। जो भारत स्त्री महामंडल था फाउंड करा गया सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। इम्पैक्ट क्या देखने को मिला मूवमेंट का? वही लीगल रिफॉर्म आए, ठीक, एजुकेशनल एडवांसमेंट हुआ, सोशल अवेयरनेस हुई, फाउंडेशन हुई फॉर फ्यूचर मूवमेंट। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस अगर देखा जाए तो इतनी सारी अचीवमेंट और मूवमेंट के बाद कंसिडरेबली रेजिस्टेंस था कंजर्वेटिव सेक्शन से सोसाइटी की। काफ़ी सारे जो रिफॉर्म थे वो स्लो हुए इम्प्लीमेंट होने में, एंड जो बेनिफिट था वो फनली लिमिटेड था अर्बन एंड अपर क्लास मिडिल क्लास वुमेन तक। एंड इसके जैसे जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल एंड लोअर कास्ट वुमेन थी वो स्टिल मार्जिनलाइज्ड थी। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रॉन्गली इनग्रेन्ड जो कास्ट सिस्टम था लंबे समय थे गवर्न कर रहा था सोशल हायरार्की को। लिमिटेड मोबिलिटी थी, सस्टेन डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट लोअर कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जो थी, उसके वजह से राइज देखने को मिल रहा था टू द एंटी कास्ट मूवमेंट में इन 19th सेंचुरी इंडिया में। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 में एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र से। जो फुले थे वो एक वॉज अ चैम्पियन फॉर द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट एंड वुमेन। इन्होंने फाउंड करा सत्यशोधक समाज को 1873 में, प्रमोट करा सोशल इक्वलिटी को, एंड वर्क करा टायरलेसली एजुकेशन के रिगार्डिंग वुमेन के एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के। फुले एंड उसकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने इस्टेब्लिश करा फर्स्ट स्कूल गर्ल्स के लिए पुणे में 1848 में। फुले का जो वर्क था उनने फाउंडेशन रखी एंटी कास्ट मूवमेंट की भारत में, एंड ये रिमेंबर करे जाते हैं एज अ पायनियर ऑफ सोशल जस्टिस। श्री नारायण गुरु 1856 से 1928 के बीच एक रिवर्व्ड सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे केरला से। प्रोपेगेट करा आइडिया वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, एंड वर्क करा इन्होंने अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम पैट्रियार्कली particularly for the upliftment of the इजाबा community। एंड इन्होंने इस्टेब्लिश करा टेम्पल्स एंड स्कूल्स को जो कि ओपन थे सबके लिए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, एंड इनकी टीचिंग्स जो कि इंस्पायर्ड थे एक सिग्निफिकेंट सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट को इन केरला। प्रमोट करा इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी को। E.V. रामास्वामी पेरियर 1869 से 1973 तक एक रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे एंड पॉलिटिशियंस थे ये तमिलनाडु से, जिनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। पेरियार जो कि एक वोकल क्रिटिक थे कास्ट सिस्टम के एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, फाउंड करा इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में। बहराम जी एम मालवारी 1853 से 1912 के बीच रहे, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर थे इन द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेसी करने में विडो रीमैरिज के, एंड इनके एफर्ट्स थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे पास करने में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। ओके, अर्ली लेबर मूवमेंट अगर देखा जाए तो जो अर्ली नेशनलिस्ट है पर्टिकुलरली जो कि मॉडरेट्स थे वो लार्जली इंडिफरेंट थे टू द प्लाइट ऑफ वर्कर्स। ये कंसर्न थे कि जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो हार्म कर सकते हैं इंडिया की ओन्ड इंडस्ट्रीज़ को और कॉम्पिटिटिवनेस को, एंड क्रिएट कर सकते हैं क्लास डिवीज़न विद इन द नेशनल मूवमेंट। और एज अ रिजल्ट जो इनिशियल एफर्ट्स लगाए गए थे इंप्रूव करने के लिए वर्कर्स की कंडीशन को वो आइसोलेटेड थे, और फोकस करा उन्होंने स्पेसिफिक लोकल
ग्रीवेंसेस पे एंड लैक्ड अ कोहेसिव अप्रोच टू लेबर राइट्स। अर्लियर जो अटेम्प्ट थे इम्प्रूव करने की इकोनॉमिक कंडीशन को वर्कर्स की, वो किस नेचर में थे? फिलेंथ्रोपिक वर इन द नेचर ऑफ द फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स। जो प्रोमिनेंट फिगर्स थी जैसे कि शशि पदा बनर्जी, सोराबजी साहपोरजी बंगोली एंड नारायण मेघजी लोखंडे ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। 1870 में शशि पदा बनर्जी ने इस्टेब्लिश करा वर्किंग वुमेंस क्लब एंड पब्लिश करी न्यूज़पेपर भारत काउंसिल। 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे ने लॉन्च करा न्यूज़पेपर तीन बंधु एंड फाउंड करा बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन। 1899 में जो फर्स्ट मेजर स्ट्राइक जो थी ओकर्ड हुई ऑन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज की, और रिसीव करा इनने एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट नेशनलिस्ट लीडर्स का, जैसे कि तिलक जिनने एडवोकेट करा कोज थ्रू दिस न्यूज़पेपर केसरी एंड महारथा। कंस्ट्रक्शन देखने को मिला रेलवेज का एंड सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ कोल कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज की भी, एंड ये मार्क करता है एक एंट्री मॉडर्न इंडस्ट्री के इंडिया में एंड क्रिएट करा एक न्यू वर्किंग क्लास जिन्हें फेस करा हार्श एक्सप्लॉयटेशन जो कि सिमिलर था टू डेट जो कि आपको देखने को मिलता है यूरोप में, इंक्लूडिंग लो वेजेस, लॉन्ग आवर, चाइल्ड लेबर एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। एंड जो अर्ली लेबर मूवमेंट थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट पर्टिकुलरली जो मॉडरेट्स थे, वो लार्जली इंडिफरेंट थे टू द प्लाइट ऑफ वर्कर्स एंड ये कंसर्न थे कि जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो हार्म कर सकते हैं इंडियन ओन इंडस्ट्रीज़ को, कॉम्पिटिटिवनेस को एंड क्रिएट कर सकते हैं क्लास डिवीजन विद इन द नेशनल मूवमेंट। एज अ रिजल्ट जो इनिशियल एफर्ट लगाए गए थे इंप्रूव करने के लिए वर्कर्स कंडीशन को, वो आइसोलेटेड थे एंड फोकस थे स्पेसिफिक लोकल ग्रीवियंसेस पे एंड लैक्ड अ कोहेसिव अप्रोच टू लेबर राइट्स। अर्लियर अटैम्प्ट करेंगे इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन वर्कर्स की, जो कि किस नेचर में थे? फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स लगाए गए। प्रोमिनेंट फिगर जैसे कि शशि पदा बनर्जी, सोराबजी साहपोरजी बंगोली एंड नारायण मेघजी लोखंड पांडे, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। एंड 1870 में शशि पदा बनर्जी ने इस्टेब्लिश करा वर्किंग मैन क्लब एंड पब्लिश करा न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी। 1878 में सोराबजी साहपोरजी बंगोली ने अटैम्प्ट करा पास करा एक लेबर वेलफेयर बिल बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे ने लॉन्च करा न्यूज़पेपर दीन बंधु एंड फाउंड करा बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन। 1899 में फर्स्ट मेजर स्ट्राइक देखने को मिली ऑन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज की, रिसीव करा इन्होंने एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट विद नेशनलिस्ट लीडर जैसे कि तिलक जिन्होंने एडवोकेट करा न्यूज़पेपर केसरी एंड महारथा। ड्यूरिंग द 18 एंड 19 सेंचुरी काफ़ी सारे ट्राइबल अपराइजिंग देखने को मिली इंडिया में एज अ रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। लैंड एलियनेशन देखने को मिला एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये जो अपराइजिंग्स थी वो ऑफनली लेड करी जाती थी प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर्स एंड अलग अलग रीजन्स में अक्रॉस द कंट्री। चुआर अपराइजिंग 1766 से 1816 के बीच में, चुआर रेबिलियन और चुआर रेवोल्ट जो कि जिसको जाना जाता है एज द जंगल महल वो मूवमेंट जो कि एक सीरीज है पीजेंट मूवमेंट के बिटवीन, कब हुई थी? 71 से 1809 के बीच में बाय द ट्राइबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री साइड सराउंडिंग द जंगल महल सेटलमेंट ऑफ धलबूम, मिदनापुर, बंकुरा एंड मनभूम अगेंस्ट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आपको देखने को मिला। दुर्जन सिंह और जो जगन्नाथ सिंह पात्र थे, सुबल सिंह जो थे, मंगल सिंह, रानी श्रोमणी एंड अदर्स थे। संथाल हुल 1885 से 56 के बीच में जो संथाल रिबेलियन थे वो एक अपराइजिंग थी बाय द संथाल पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम। एंड ये कब हुआ? इन प्रेजेंट इज झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में। एंड सिद्धू एंड कानू जो कि मुर्मू ब्रदर्स की लेड करे संथाल रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ऑपरेशन बाय अपर कास्ट एंड जमींदार्स। खोंड अपराइजिंग 1837 से 56 के बीच में, खोंड अपराइजिंग जो कि एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट थी बाय खोंड पीपल इन घुमसोर रीजन ऑफ उड़ीसा अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने अटैम्प्ट करा एबोलिश करने का ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को एंड फीमेल इन्फेटिसाइड प्रैक्टिसेस को। चक्र बिसोई जो कि लेड करा खोंड अपराइजिंग्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 20 साल का फ्रॉम 1837 से 56 के बीच में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि एक फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के और कल्टीवेशन सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें जो एरिया है ग्राउंड का वो क्लियर्ड है क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन एंड कल्टीवेटेड करा गया फॉर फ्यू ईयर्स एंड बाद में अबंडेंट करा गया फॉर अ न्यू एरा अंटिल जब तक कि जो उसकी फर्टिलिटी थी हैज़ बीन नेचुरली रिस्टोर्ड ना हो जाए।
एंड ये जानी जाती है डिफरेंट नाम से अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के, जैसे कि झूम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, बेबार एंड दहियार बुंदेलखंड रीजन में मध्य प्रदेश के, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ज़रा एंड इरका साउथर्न स्टेट में, बत्रा साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी हिली रीजन्स में वेस्टर्न घाट के केरला के, कमन विंगा एंड धवई उड़ीसा में। ठीक, जो वर्क था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अकम्प्लिश करा गया लार्जली थ्रू द प्रेस, एंड जो कांग्रेस था हेड नो, और मतलब उसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि कैरी करें पॉलिटिकल वर्क। इसका जो रिजोल्यूशन था, प्रोसीडिंग थे, प्रोपगेट करा न्यूज़पेपर्स को। एंड इंटरेस्टिंगली नियरली 1/3 जो थे फाउंडिंग फादर जो थे कांग्रेस के 1885 में, वो जर्नलिस्ट थे। पावरफुल न्यूज़पेपर इमर्ज हुए ड्यूरिंग दीज ईयर्स अंडर डिस्टिंग्विश्ड एंड fearless जर्नलिस्ट हिंदू एंड स्वदेश मित्रा अंडर द एडिटरशिप ऑफ जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी एंड महारत्ता अंडर बीजे तिलक, ये हुआ। बंगोली अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका हुआ अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुद्रक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर अंडर NN सेन, वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नरोजी, हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट अंदर GP वर्मा। जो ऑफिस था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो क्रिएट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1771 बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, उन्होंने रिस्टोर करना रिवाइव करा मैजिस्ट्रेरियल पावर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, विच वॉज डाइवेस्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेस्ले ने फाउंड करा फोर्ट विलियम कॉलेज ट्रेन करने के लिए सिविल सर्वेंट। 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि रिप्लेस करा गया हेलेबुरी कॉलेज के द्वारा लंदन में ट्रेन करने के लिए सिविल सर्वेंट को। चार्टर एक्ट 1813 का अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में ये जो बिजनेस इंटरेस्ट था वो वर प्रेसिंग फॉर एन एंड टू द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया बिकॉज द स्प्रिट थी लेजिस फेयर की, एंड जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था बाय नेपोलियन वाइविस द जो यूरोपियन पोर्ट थे वो क्लोज करे गए थे फॉर ब्रिटेन। एक्ट 1813 का शॉर्ट टू रिड्रेस देयर ग्रीवियंसेस, जो कंपनी मोनोपोली थी ओवर ट्रेड इन इंडिया उनने एंड करे मोनोपोली, बट जो कंपनी ने रिटेन करा ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड करा टी में। ठीक, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको एक 10.5% का क्या दिया गया डिविडेंड रेवेन्यू में इंडिया के। कंपनी ने रिटेन करा पोजेशन टेरिटरीज का एंड रेवेन्यू का 20 सालों के लिए विदाउट प्रीजुडिस टू द सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन। जो रेगुलेशंस था वो बनाए गए बाय द काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, एंड अब रिक्वायर्ड उनको एंड वर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी ब्रिटिश टेरिटरीज के इंडिया में वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्रिश्चियन मिशनरीज वर ऑल्सो परमिटेड कि वो इंडिया एंड प्रीच करे अपना रिलीजन। चार्टर एक्ट 1813 का अगर देखा जाए तो ये आया अंडर द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट चेंजेस। उसने कहाँ हुआ ये? डेट हैड टेकन प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। लेजिस फेयर जो कि एक उसको एक्सेप्ट करा गया एज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। एंड जो लिबरल मूवमेंट था उससे रिजल्ट उसका क्या निकला? रिफॉर्म एक्ट 1832 का। एडमिनिस्ट्रेशन को अर्ज करा गया कि वो स्टेप लेट टू एमिलियोरेट करें कंडीशन को स्लेव्स की, एंड अल्टीमेटली एबोलिश करें स्लेवरी को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट इन इंडिया जो कि स्लेवरी थी वो आउटलाइन करेगी बाय एक्ट 5 ऑफ 1843 बाय एलनबर्ग। 1786 का जो एक्ट था कॉर्नवालिस चाहते थे कि वांटेड टू हैव द पावर ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ की देखने को मिले। एंड जो ये न्यू एक्ट था उन्होंने कंसीड करा डिमांड को, एंड ऑल्सो गिव हिम द पावर। जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने अलाउड करा कि वो ओवरराइड करेंगे काउंसिल के डिसीजन पे इफ़ ही ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन। बाद में ये जो प्रोविज़न था वो एक्सटेंड हुआ गवर्नर जनरल को। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। ठीक, ओके। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह इन सबको अलग वगैरह कर दिया था। ठीक, चार्टर एक्ट 1793 में आया था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट कर दिए गए थे जुडिशरी फंक्शन से, एंड इसके वजह से डिसअपीयरिंग देखने को मिला।
मल अदालत का 1833 वाला चार्टर एक्ट जो है रेस्ट्रिक्शन करे ने यूरोपियन इमिग्रेशन पे एंड एक्विजिशन पे प्रॉपर्टी के इंडिया में। एंड ये जो था इससे एक रास्ता खुला होल सेल यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का इंडिया में। चार्टर एक्ट जो 1853 का एक लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करी इंडियन लेजिस्लेचर में। एंड ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी इसको जाना जाता है एज अ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाउवर जो एक लॉ था प्रोमलगेट हुआ एंड नीडेड द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। एंड जो गवर्नर जनरल थे वो वीटो कर सकता था बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मुलेट करेगी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 48 से 56 तक। ठीक, अनेक्स करा इसने पॉलिसी के अंदर में, मतलब जिसका कोई एक लीगल हायर नहीं होता था तो ब्रिटिश उसको कब्जा ले लेते थे। ठीक, ओके, तो संबलपुर अनेक्स करा, जयपुर को अनेक्स करा, ठीक, और उदयपुर को अनेक्स करा जो कि छत्तीसगढ़ का, नागपुर को अनेक्स करा, अदर स्टेट जो कि अनेक्स हुए। सतारा जो कि पहली बार सबसे पहले जो कि अनेक्स करा गया था वो यही था सतारा 1848 में। भगत 1850 में जो कि लोकेटेड है कहाँ, प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, झांसी 1854 में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, इनको लोयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा किसका, आर्मी का अपने एंड मिलिट्री फोर्सेस का बहुत अच्छी तरीके से। एंड इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा यूरोपियन मिलिट्री प्रैक्टिसेस को, ट्रेनिंग को एंड ऑर्गेनाइजेशन को सिख के आर्मी में। सेक्युलर गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि किसी भी एक धर्म के लिए ये चीज़ें कर रहे थे या उसी को ही बचा रहे थे, सबके लिए ही एक तरीके से इन्होंने चीज़ें करी और पैटर्नाइज करा। कंट्रीब्यूशन क्या देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज में, तो गोल्डन टेम्पल इनिशियली कंस्ट्रक्ट करा गया था गुरु अर्जन देव के द्वारा जो कि 5th सिख गुरु थे इन द लेट 16th सेंचुरी। महाराजा रणजीत सिंह ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करा एम्बेलिशमेंट करने में टेंपल को। ये क्रेडिटेड करे जाते हैं कवर करने में अपर फ्लोर जो टेंपल का गोल्ड से, गोल्डन टेंपल का, एंड विच गेव द टेंपल इट्स डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस एंड इसी वजह से इसका नाम गोल्डन टेंपल पड़ा क्योंकि गोल्ड की परत है। एंग्लो अफगान वॉर जो कि एक सीरीज है 3 कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड अफगानिस्तान 19th एंड 20th सेंचुरीज में। हर एक जो वॉर है उसका डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स है जिन्होंने शेप करा पॉलिटिकल लैंडस्केप को, अफगानिस्तान एंड उसके रिलीजन को विद द ब्रिटिश। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42 के बीच में हुई एंड ये एंड हुई इन द कैटास्ट्रोफिक डिफीट फॉर द ब्रिटिश। एंड ये जो वॉर था बिगन हुई विद द ब्रिटिश इन्वेजन एंड इसका एम था इंस्टॉलिंग का नेक फ्रेंडली रेजिम को अंडर शाह सुजा काबुल में। एंड इन्होंने रिप्लेस करा किसको, दोस्त मोहम्मद खान को। हार्वर्ड जो ब्रिटिश थे उन्होंने फेस करा एक फियर रेसिस्टेंस अफगान ट्राइब्स एंड जो सिचुएशन थी इन्होंने डेटोरेट करा एंड इसकी वजह से इनफेमस रिट्रीट देखने को मिला काबुल से 1842 में, ड्यूरिंग विच जो मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस थे वो एनिहिलेट हुए। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो एक सिग्निफिकेंट ह्यूमिलिएशन था ब्रिटिश के लिए एंड एक्सपोज करा उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को रीजन की इन द रीजन। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 80 के बीच में, ये जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर था वो इनिशिएट हुआ ड्यू टू द ब्रिटिश डिजायर काउंटर करने के लिए रशियन इन्फ्लुएंस का अफगानिस्तान में एंड करा। ट्रीटी ऑफ ये जो एंड हुआ ट्रीटी ऑफ कंडा में हुई थी। इस ट्रीटी ने अलाउ करा ब्रिटिश को क्यों कंट्रोल करेंगे अफगान फॉरेन पॉलिसी को एंड उनका एक ब्रिटिश कॉन्वॉय रहेगा काबुल में, बट ये रिटर्न नहीं करा था अफगानिस्तान इनटू अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। बट इट डिड नॉट टर्न, मतलब इस ट्रीटी ने अफगानिस्तान को एक प्रोटेक्टरेट नहीं बनाया था ब्रिटिश का। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 में हुआ था। ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था अफगान हिस्ट्री में जो कि रिगेन करा उसने कम्प्लीटली कंट्रोल ओवर इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड सॉलिडिफाई करा उसके स्टेटस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट है बैकवर्ड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पॉलिसी एंड बैकवर्ड बोल रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है वॉरेन हेस्टिंग पॉलिसी का रिंग फेंस की। इन्होंने सर्व करा एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 72 से 85 के बीच में। ठीक, इम्प्लीमेंट करा पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस एज ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैकेनिज्म ड्यूरिंग अ क्रिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ठीक, ये जो पॉलिसी थी ये शेप करी गई बाय द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द टाइम, पर्टिकुलरली ये जो थ्रेट थे पोज करा गया बाय द पावरफुल इंडियन स्टेट जैसे कि मराठास, मैसूर जो कि किसके अंडर में है,
हैदर अली के एंड टीपू सुल्तान एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जैसे कि अफगान इन्वेटर्स वगैरह का। जो पोली थी इसका एम था क्रिएट करना डिफेंसिव पैरामीटर अराउंड ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज प्राइमरली बंगाल, सिक्योर करके फ्रंटियर्स नेबरिंग स्टेट्स को एंड प्रिवेंट करना डायरेक्ट इन्वेजन को इनटू ब्रिटिश टेरिटरीज। ऑब्जेक्टिव क्या थे पॉलिसी के कि सेफ गार्ड करा ब्रिटिश इंटरेस्ट को क्रिएट करके बफर जोन को। ये जो बफर जोन है वो टिपिकली अलाइड स्टेट्स हैं जैसे कि अवध, जिनके जो फ्रंटियर्स थे वो फोर्टिफाइड एंड डिफेंडेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री सपोर्ट। जो रेशनल थे वो दैट वाई कि इन्होंने डिफेंड करा फ्रंटियर्स को ऑफ दिस अलाइड स्टेट, एंड जो ब्रिटिश था वो कुड इनडायरेक्टली सिक्योर करे अपना ओन टेरिटरीज को विदाउट द इमीडिएट नीड फॉर डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ कंट्रोल। इम्प्लीमेंट एंड इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हेस्टिंग की जो पॉलिसी थी वो रिफ्लेक्ट हुई इन वेरियस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स इंक्लूडिंग इज वॉर अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का, वेरियन जो ब्रिटिश ने प्रोवाइड करा मिलिट्री असिस्टेंस टू अलाइड स्टेट लाइक अवध अंडर द कंडीशन डेट ये जो स्टेट्स हैं वो बियर करेंगे कॉस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स की जो कि स्टेशन हैं टू उनको डिफेंड करने के लिए। ठीक, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी तो वैसे मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ। बैकग्राउंड क्या है ब्रिटिश एक्सपेंशन के इंडिया में, फर्स्ट एंग्लो बर्मेज वॉर हुआ एंड ट्रीटी ऑफ एंडाबू हुई थी। ठीक, एंग्लो बर्मेज वॉर जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मा के किंगडम में। ये जो वॉर था ये एंड हुआ विद ट्रीटी ऑफ एंडाबू 1826 में। ओके, और इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रीटी ऑफ एंडाबू ने फोर्स करा था बर्मेज को कि वो सीट करें असम को, मणिपुर को, अरकन को एंड टेनेसेरियम्स को टू द ब्रिटिश एंड सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड हुआ कंट्रोल ब्रिटिश का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया के, एंड ये बिगिनिंग थे ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस की बर्मा में। सेकंड एंग्लो बर्मेज वॉर ये प्राइमरली हुआ था डिस्प्यूट को लेके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ एंडाबू। ब्रिटिश की जो विक्ट्री थी एनेक्सेशन देखने को मिला उसे प्रोविंस का पेगू, फर्दर एक्सपेंडिंग ब्रिटिश कंट्रोल इन लोअर बर्मा। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 में हुआ। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर जो कि फाइनल कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश एंड बर्मेज के बीच में, एंड जो वॉर था उसकी वजह से क्या हुआ कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ बर्मा का बाय द ब्रिटिश, मेकिंग इट अ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड जो बर्मीज मोनार्की थी वो एबोलिश्ड हुई एंड जो किंग थिबाऊ था वो एक्साइल में गए। ट्रीटी ऑफ सगोली एंड एंग्लो नेपोलीज वॉर, जो एंग्लो नेपोलीज वॉर थी 1814-16 की, वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ नेपाल में। ये जो वॉर था ये कंक्लूड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सगोली 1816 में हुई थी। जो नेपाल था सीडेड लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश इंक्लूडिंग सिक्किम, कुमाऊन, गढ़वाल एंड पार्ट ऑफ द तराई रीजन। ये ट्रीटी थी सिग्निफिकेंटली उन्हें रिड्यूस करा नेपाल के टेरिटोरियल एक्सटेंट को एंड इस्टेब्लिश करा प्रेजेंट बॉर्डर्स को नेपाल के। बैकग्राउंड नेक्स्ट क्वेश्चन और देखा जाए तो मिंटो मेटकाल्फे ट्रीटी, महाराजा रणजीत सिंह एंड चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, उन्होंने एक पैक्ट साइन करा फ्रेंडशिप का बिटवीन देम। मेजर क्लोजेस एंड जो कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर की 1809 की कि रिकॉग्निशन हो सोवेनिटी का, कि मतलब ऐसा भाई तुमको कब्जाना नहीं है, हमारे इंटरनल मैटर में आके दखल अंदाजी नहीं करना है। बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर चीज़ें हुई कि जो ट्रीटी थी उन्होंने अलाउ नहीं करा ब्रिटिशर को कि वो अपने ट्रूप्स को रखेंगी लाहौर में और एनी अदर पार्ट में सिख एम्पायर की। ठीक, क्योंकि जो फोकस था ट्रीटी का वो था बाउंड्री डिमार्केशन पे एंड इंश्योर करने पे नॉन इंटरफेरेंस बिटवीन द टू पावर्स, बिना इस्टेब्लिश करे ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस को विद इन द रंजीत सिंह टेरिटरीज। नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन अलायंस, ये जो ट्रीटी थी इनने रिकॉग्नाइज करा महाराजा रणजीत सिंह को सोवरेनिटी को ओवरऑल द सिख एम्पायर, वाइल जो क्लियरली डिफाइनिंग करा उसने बाउंड्रीज को। ठीक, जो ट्रीटी थी उन्होंने रिकॉग्नाइज करा महाराजा रणजीत सिंह की सोवरेनिटी को ओवर द सिख एम्पायर, वाइल क्लियरली डिफाइन करा बाउंड्रीज को विद द ब्रिटिश टेरिटरीज। स्पेशली उसने क्या करा, मार्क करा सतलज रिवर को एज अ साउथर्न बाउंड्री ऑफ रंजीत सिंह डोमिनियन। डिक्लाइन क्यों देखने को मिला मुगल एम्पायर का, जो मुगल एम्पायर का
3 इंडिपेंडेंट किंगडम जो थे बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, ये डिफरेंट थे फ्रॉम द रीजनल पावर। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ब्रिटिश एक्सपेंशन भी देखने को मिला, जो बोला जाता है प्लासी के युद्ध के बाद काफ़ी तगड़ा हो गया, फिर बैटल ऑफ बक्सर वगैरह हुआ। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो था मुगल एम्पायर का, इंडीड उन्हें प्रोवाइड करा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ कि वो इस्टेब्लिश करें डीप, ठीक, इस्टेब्लिश करे डोमिनेंस इन इंडिया। जो वीकनिंग है मुगल सेंट्रल अथॉरिटी के, उसने अलाउ करा रीजनल पावर को जैसे कि मराठा एंड सिक्स को कि वो स्ट्रेंथन करें, विच फर्दर डिस्टेबलाइज द सब कॉन्टिनेंट, ठीक। जो प्राइमरी रीजन था ब्रिटिश डोमिनेंस का वो था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मुगल एम्पायर का उसके अंदर ही। एंड व्हाट इट वाज द फ्रेगमेंटेशन डेट की जो प्रोवाइड करा ब्रिटिश को विद द इनिशियल अपॉर्चुनिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए डोमिनेंस को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिला मराठा एम्पायर एंड दुर्रानी एम्पायर के बीच में, जो कि अहमद शाह अब्दाली आया था लड़ने के लिए एंड इनका एम था रिक्लेम करना, एक्सपेंड करना इन्फ्लुएंस को रीजन में, ठीक। 1757 में अब्दाली ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को एंड एक अफगान केयर टेकर को छोड़ दिया था वहाँ पे। और जैसे ही रिटर्न हुए अब्दाली ने रिकॉग्नाइज करा आलमगीर सेकंड को एज द मुगल एम्पर एंड द रॉयल चीफ नजीबुद्दौला को एज द मीर बख्शी अपनी एम्पायर का, जो कि एक्ट करे एज अ पर्सनल सुप्रीम एजेंट अब्दाली के। 1758 में नजीबुद्दौला जो कि एक्सपेल्ड हो गए दिल्ली से मराठा चीफ के द्वारा रघुनाथ राव, जो कि इन्होंने कैप्चर करा पंजाब को। स्ट्रेटेजिक अलाइंस एंड रोल क्या थे रीजनल पावर के कि क्रिटिकल डायमेंशन देखने को मिला बैटल का वॉज द मराठा फेल्यूर, मराठा का फेल्यूर होना ही सबसे बड़ा कारण था। सिक्योर बैटल ऑफ इट्स आफ्टर मैथ, ब्रूटैलिटी हाई कैजुअलिटी दोनों तरफ देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की जो डिफीट थी पानीपत में वो प्रोफाउंड करा इम्प्लीकेशन मराठा एम्पायर को। एंड बिगनिंग देखने को मिली डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर पर्टिकुलरली नॉर्थ में एंड ओपन द डोर फॉर ब्रिटिश एंड अदर पावर की वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस को, ठीक। हिस्ट्री क्या थी अवध की तो देखा जाए तो सादत खान, जिनको बुरहानुल मुल्क के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ये फाउंडर थे नवाब डायनेस्टी के अवध में। इन्होंने अपॉइंट करा फर्स्ट नवाब, मतलब इनको अपॉइंट करेगा फर्स्ट नवाब बाय द मुगल एम्पर इन 1722, ठीक। नेक्स्ट है शुजा उद्दौला, जो कि एक नवाब थे। ये शुजा उद्दौला जो कि नवाब थे अवध के 1754 से 1775 के बीच में, ठीक। एंड ये बेस्ट जाने जाते हैं फॉर हिज रोल इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के लिए, जहाँ पे वो अलाइड थे विद द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड एंड जो मीर कासिम थे बंगाल के, वो अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। सफदरजंग जो कि एक नवाब ऑफ अवध थे 1739 से 54 के बीच में। असादुद्दौला ये भी रिज़ाइन दे दिए हैं, ओके। असादुद्दौला ने भी रिज़ाइन दे दिया था, 1775 से 97 तक रहा। ये फोर्थ नवाब थे अवध के, ये फोर्थ असादुद्दौला। वाजिद अली खान जो कि लास्ट नवाब थे अवध के 1847 से लेकर 1856 तक। ओके, नेक्स्ट था मराठा एम्पायर का टैक्सेशन। अगर देखा जाए तो ये फाउंड करा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 17वीं सेंचुरी में। डेफिनेशन क्या थी चौथ की, तो ये ड्राइव होता था संस्कृत वर्ड चतुर्थ से, जिसका मीनिंग था 1/4। ये एक टैक्स था जो कि 25% लगता था रेवेन्यू के प्रोड्यूस का ऑफ द रीजन अपॉन विच इट वॉज लेविड, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पर्पस एंड इम्प्लीमेंटेशन की, वो प्रोटेक्शन थी मनी की। एरियाज ऑफ इम्पोजिशन, ये जो टैक्स था प्रीडोमिनेंटली इम्पोज करा गया टेरिटरीज पर आउटसाइड द डायरेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मराठा एम्पायर, इंक्लूडिंग रीजन्स जो कि किसके अंदर में आते थे, मुगल रूल एंड ऑर्डिनरी प्रिंसली स्टेट के। शिवाजी की स्ट्रेटेजी अलग थी, इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करा चौथ को बाय शिवाजी महाराज एज अ पार्ट ऑफ हिज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी।
वीकन करने के लिए एडवर्सरीज एंड फाइनेंस मराठा मिलिट्री एक्सपेडिशन एक्सपेंशन देखने को मिला अंडर सक्सेसर्स। डेफिनेशन सरदेशमुखी की ये कितना होता था? सरदेशमुखी जो कि कंबाइन शर एंड देशमुखी सिग्निफाई करता था एडिशनल टैक्स जो कि क्लेम करा जाता था हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा, ये 10% होता था रेवेन्यू का, ओवर एंड अबव द चौथ। ठीक, अवध अगर देखा जाए तो ये फाउंड करा गया था सदत खान के द्वारा बुरहान उल मुल्क अर्ली 18th सेंचुरी में। सदत खान। हैदराबाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था, ये फाउंडर से रिलेटेड था, फाउंड करा गया था निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ फर्स्ट। ठीक, जिसको अगर ठीक है बंगाल में अगर देखा जाए तो जो फाउंडेशन थी बंगाल ओके जो फाउंडेशन थी बंगाल की वो सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की थी, वो ऑफन एसोसिएटेड था वो किससे? मुर्शिद कुली खान से, जो कि बना फर्स्ट नवाब बंगाल 1770 में। फाउंडर मुर्शिद कुली खान के अगर देखा जाए तो ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे जाते हैं मुगल एम्परर के द्वारा, फरीक सियार के द्वारा। ओके नेक्स्ट, ग्रेट स्कीम 8 एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल की वो अभी मीट हुई रिसेंटली, अप्रूव कराने ग्रेट स्कीम को। ओके, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एम्पावरमेंट ओके सॉरी वो दूसरी फुल फॉर्म ध्यान आ गई। ये जो ग्रांट थी रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल, एक पेयर है, ये पार्ट एक तरीके से नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का। ठीक, इसके एम है फोस्टर करना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में। नोडल मिनिस्ट्री टेक्सटाइल वाली मिनिस्ट्री है। फंडिंग क्या प्रोवाइड करता है? 50 लाख फॉर अ पीरियड अप टू 18 मंथ, एडिशनल 10% फंडिंग इनक्यूबेटर्स के लिए जो कि सब फ्रॉम सपोर्टिंग स्टार्टअप। ओके नेक्स्ट, रामसर साइट अभी 3 न्यू वेटलैंड ऐड करा गया है रामसर साइट में। ठीक, तो अभी 85 है। एक नजरायन लेक जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। ओके, एंड कजू वैली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? जो ये काजू वैली वर्ल्ड सेंचुरी है बेसिकली ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तवा रिजर्वेयर जो कि कहाँ है? ये है आपके तेहरावाल। ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर में है ये जो। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो कि क्या है कि एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे। तो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस करा कि जो सेंट्रल बैंक है वो लॉन्च करेगी अपना यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस अक्रॉस इंडिया सोन। इसका एम है कि ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया के लैंडिंग सेक्टर को, सिमिलरली जैसे यूपीआई ने रिवोल्यूशनाइज करा पेमेंट वगैरह को। ठीक, तो इतना ही ध्यान रख लो इसके लिए। तो ठीक है, ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है जो कि मिनिमाइज़ करेगा नीड को फॉर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन जो कि बोरोवर से ज़रूरी होते हैं, उन सबको मिनिमलाइज करेगा। नेक्स्ट है कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करा 12 न्यू प्रोजेक्ट के प्रपोजल को अंडर NICDP के। इसका जो एम है ये क्रिएट करना है एक नेटवर्क इंडस्ट्रियल नोड्स का एंड न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ का सच एज स्मार्ट सिटीज़ एंड कन्वर्ट करना है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को बूस्टर करने के लिए इंडिया के इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को। ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो लोकेटेड है जैसे कि खुरपिया जो कि उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दिघई में है महाराष्ट्र के अंदर में, पल्लाकड़ केरला में, आगरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना एंड ओरवकल एंड कोपरथी आंध्र प्रदेश में एंड जोधपुर पाली राजस्थान में। ठीक, बाकी नेक्स्ट देखते हैं।
जो सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम था जो कि बेस्ड है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट पे। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, जैसे ही हम इस पर फोर्स डालते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे, तो फिर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो रिसेंटली रिसर्चर्स जो थे फ्रॉम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर सर्विसेज एंड द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, उन्होंने डेवलप करा एक सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम जो कि बेस्ड है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट पे। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन परसेप्शन इन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स जो कि IMD ने यूज़ करा स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का स्टडी करने के लिए ट्रेंड्स को, प्रेसिपिटेशन एंड ड्रॉट कंडीशन को अक्रॉस इंडिया। ये एक ड्रॉट इंडेक्स है जो कि मेज़र करेगा किस तरह एंड ऑब्जर्व करेगा प्रेसिपिटेशन एंड कंपेयर करेगा लॉन्ग टर्म एवरेज को ओवर अ गिवन टाइम ओवर द लास्ट 30 और 60 डेज़। एंड ये यूज़ करा जाएगा मेज़र करने के लिए ड्रॉट इम्पैक्ट्स को सॉइल मॉइस्चर पे, ग्राउंड वाटर पे, स्ट्रीम फ्लो पे एंड रिजर्वेयर स्टोरेज के पे। ये कैलकुलेट करा जाएगा by dividing the difference between the observed precipitation and long term average को by the long term standard deviation of precipitation for that period। और जो SPI है वो कैलकुलेटेड करा गया for a selection of time scale including 1, 2, 3, 6, 9 and 12 months। ठीक, नेक्स्ट है कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंडिकेट करता है वेट कंडीशन को जो कि ग्रेटर देन मीडियन प्रेसिपिटेशन। नेगेटिव SPI इंडिकेट करता है ड्राई कंडीशन को, लेस देन मीडियन प्रेसिपिटेशन। INS अरिहंत अगर देखा जाए तो सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन INS अरिहंत रिसेंटली कमीशन हुई इनटू द इंडियन नेवी विशाखापट्टनम में। INS अरिहंत S3 जो कि सेकंड शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत क्लास की, और इसने अगर देखा जाए तो एनहेंस करा, ये एनहेंस करेगी डेटरेंस को एंड इस्टेब्लिश करेगी स्ट्रेटेजिक बैलेंस को, और जो पार्ट है इंडिया के न्यूक्लियर थ्रेट के एंड कैपेबल है लॉन्चिंग के न्यूक्लियर वेपन्स के फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन। इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा फर्स्ट फेज़ प्रोजेक्ट नमन रिसेंटली, एंड ये डिज़ाइन है कि ये प्रोवाइड करेगा डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज डिफेंस पेंशनर को एंड वेटरन्स को एंड उनके फैमिलीज़ को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये लॉन्च है। ठीक, ऐसे ही स्पर्स करके एक प्रोजेक्ट है जो कि सेंटर्ड है स्पर्स सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा, एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा पेंशन रिलेटेड प्रोसेस को डिफेंस पेंशनर्स के। तरंग शक्ति जो कि किस किस के बीच में, ये इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, पार्टिसिपेशन 30 कंट्रीज से देखने को मिला। ये बिगेस्ट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज थी जो कि होस्टेड करी गई इंडिया के द्वारा। इसका एम है फोस्टर करना इंटरऑपरेबिलिटी, शेयर करना बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड शोकेस करना इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री। एंड जो फोकस था एक्सरसाइज का वो क्या है कि शोकास करी गई ये इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को अंडर आत्मनिर्भरता। जो फर्स्ट फेज़ था एक्सरसाइज का वो हेल्ड होगा कहाँ, तमिलनाडु के सुलूर में, एंड सेकेंड फेज़ जोधपुर में। ओके, खान क्वेस्ट जो कि रिसेंटली इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेट करा 21st एडिशन में खान क्वेस्ट के, एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि कहाँ हुई 5 हिल्स ट्रेनिंग एरियाज़ में इन द मंगोलियन कैपिटल ऑफ उलन बत्तर में। एक्सरसाइज शक्ति अगर देखा जाए तो 7th एडिशन देखने को मिला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति का बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस जो कि कमेंस्ड होगी इन उमरोई मेघालय, जो कि बनाएगी एक सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन एनहेंस करेगी टैक्टिकल कैपेबिलिटीज़ को। नैनो माइंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स ने डेवलप करा एक नैनो मैग्नेटो जेनेटिक इंटरफेरेंस फॉर न्यूरोडायनेमिक्स, एक मैग्नेटो जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट्रॉइड माइस पे। नैनो माइंड जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है टेक्नोलॉजी में एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यूटिलाइज़ करें नैनो स्केल मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिवाइस का स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, ट्रांसमिटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन। इनेबल करेगी ये प्रिसाइज रिमोट कंट्रोल ऑफ डीप ब्रेन सर्किट्स को, मॉड्यूलेट करेगी ब्रेन फंक्शंस को सच एज कोग्निशन एंड इमोशन, वायरलेसली यूज़ करेगी मैग्नेटिक फील्ड्स का, नैनो पार्टिकल्स का। परपेचुअल बॉन्ड अगर देखा जाए तो जो कैनरा बैंक है उसने इशू करा इंडिया के फर्स्ट एडिशनल Tier 1 परपेचुअल बॉन्ड जो कि अट्रैक्ट करेगी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट को विद अ लोअर देन एक्सपेक्टेड कूपन ऑफ 8.27%। ठीक, एंड ये मार्क करेगा एक रिवाइवल इन डिमांड फॉर दीज बॉन्ड जो कि
डिक्लाइन देखने को मिला ड्यू टू रेगुलेटरी चैलेंजेस, एंड जो सेबी है उसने रिसेंट वैल्यूएशन ट्विक उसने अलाउ करा म्यूचुअल फंड्स का वैल्यू करने के लिए बॉन्ड्स का जो कि बेस्ड है कॉल ऑप्शन पे, हैज़ मेड दैम मोर अट्रैक्टिव। जो परपेचुअल बॉन्ड है एक टाइप है डेट सिक्योरिटी का, जो कि डेट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट अनलाइक ट्रेडिशनल बॉन्ड, एंड इसमें एक सेट डेट देखने को मिलेगी जिस टाइम पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है इज़ रिपेड परपेचुअल बॉन्ड कंटिन्यू टू पे इंटरेस्ट इंडेफिनेटली। गोमती रिवर कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। इसने डिनाइड करा कि जो फ्लड्स हैं बांग्लादेश में, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है डिनाइड करा कि जो फ्लड्स है बांग्लादेश में वर कॉज्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द दुम्बुर डैम त्रिपुरा में। गोमती रिवर ने ओरिजिनेट हुई कहाँ से? लोंगथराई से एंड अथारामुरा रेंजेस से इन त्रिपुरा एंड रन ओवर 167 किलोमीटर टू द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, एंड ये फ्लो हुई थ्रू बांग्लादेश एंड ज्वाइन करेगी मेघना रिवर को नियर दाऊदकंदी। होलंगा पार्क गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखा जाए तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बांग्लादेश, म्यांमार एंड साउथर्न चाइना में। जो पॉपुलेशन होलो गिबॉन्स की वो एस्टिमेटेड है एट अराउंड 12,000 इंडिविजुअल्स। गिबॉन स्पीसीज जो कि इंडिया में ईस्टर्न होलो गिबॉन, वेस्टर्न होलो गिबॉन देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वेस्टर्न होलो गिबॉन जो कि एंडेंजर्ड है, ईस्टर्न होलो गिबॉन जो कि वल्नरेबल है। ये जो स्पीसीज़ है लिस्टेड है शेड्यूल 1 में इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जिसका एम है रिप्लेस करना डीजल पावर्ड हार्बर ट्रक्स को इंडिया में विद ज़ीरो एमिशन एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड अल्टरनेटिव्स। बाय 2040 जितने भी ट्रक्स हैं ऑपरेटिंग है इंडिया में के मेजर पोर्ट्स में, एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रांजिशन हो to green technologies और marking a significant step towards a greener, more sustainable maritime future for India। QCI अगर देखेंगे तो स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रमोट करने के लिए एक्सीलेंस अमंग स्टेट्स, एनहेंस करा सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ टूवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया, एंड फ्रेमवर्क ने इवेल्युएट करा परफॉर्मेंस अक्रॉस 4 पिलर्स, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन, गवर्नेंस, इन चारों इंडिकेटर्स पे ये इवेल्युएट करेगा। ठीक, नेक्स्ट है येन कैरी ट्रेड, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स जो कि बोरो करते हैं इन अ कंट्री लो इंटरेस्ट पे री इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में अनदर कंट्री हायर रिटर्न्स के लिए। ओके, इतना ध्यान रख लो ये कैरी ट्रेड्स क्या होता है। कलसा बांदुरी प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो अभी एक टीम थी फ्रॉम द प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी फॉर वाटर एंड हार्मनी रिसेंटली विजिट करा उसने बेलगावी डिस्ट्रिक्ट एंड रीइग्नाइट करा डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा को ओवर द महादेई रिवर। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट एक कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, फर्स्ट प्रपोज हुआ 1980 में। इसके एम है डाइवर्ट करना वाटर का फ्रॉम द महादेई रिवर टू द मालप्रभा रिवर, इंप्रूव करना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज का डिस्ट्रिक्ट में बेलगावी, बगलकोट और धारवाड़ एंड कडक्कल। एंड कलसा नाला प्रोजेक्ट जो कि पार्ट है कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट का, जो कि इन्वॉल्व करता है बिल्डिंग के पैराजेस को कि वो स्टोर करे एंड लिफ्ट करे वाटर का फ्रॉम द स्ट्रीम एंड डाइवर्ट करे इट इनटू द मालप्रभा। ठीक, महादेई रिवर जो कि ओरिजिनेट हुई इनसाइड द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये फ्लो होती है थ्रू कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, एंड इसको हम बोलते हैं एज मांडोवी रिवर इन गोवा। सलीम अली वाइल्ड बर्ड सेंचुरी चोराव आइलैंड में है इन गोवा, जो कि लोकेटेड है मांडोवी रिवर में। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा मेड इन फ्लाइट टेस्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक, गौरव का फ्रॉम लॉन्ग व्हीलर आइलैंड कोस्ट ओडिशा का। ये एक एयर लॉन्च 1000 kg ग्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल है हिटिंग करने में टारगेट्स को एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब जो कि इंडिजीनियसली डिज़ाइन करेगी एंड डेवलप करेगी बाय द रिसर्च सेंटर इमरत इन हैदराबाद। ग्लाइड बॉम्ब स्टीयर टूवर्ड्स इस टारगेट वो यूज़ करेगी एक हाईली एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का, जो कि कंबाइन करता है कि इसको INS एंड GPS डाटा को, एंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन कंबाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है बोथ बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, एंड डिज़ाइन करेगी रिलीज़ करने के लिए फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट एंड ग्लाइड करेगी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टूवर्ड्स इस टारगेट। ओके, गाइडेंस एंड प्रिसीजन है
या क्यूब्ड एडवांस गाइडेंस सिस्टम के से फॉर एक्यूरेट टारगेट स्ट्राइक्स। ग्लाइड कैपेबिलिटी क्या की रिलीज होगी फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड एंड यूज़ करेगी एरोडाइनेमिक सरफेसेस का लाइक विंग्स और फिन्स। ग्लाइड करेगी टूवर्ड्स द टारगेट। पेलोड ऑप्शन ये कैरी करेगी वेरियस टाइप ऑफ वॉरहेड्स का इंक्लूडिंग हाई एक्सप्लोजिव पेनेट्रेटिंग क्लस्टर म्यूनिशंस। स्ट्रेटेजिक यूज़ अगर देखा जाएगा तो ये एम्प्लॉय करा फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक ऑन हाई वैल्यू टारगेट सच एस एनिमी कमांड सेंटर्स रडार इंस्टॉलेशन एयरफील्ड्स वगैरह में। नेक्स्ट है आर्य समाज मूवमेंट। अगर देखा जाए तो ये किसने स्टार्ट करा, इनके फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती और मूल शंकर। 1824 और 83 में ये बोर्न हुए इन द ओल्ड मोरबी स्टेट गुजरात में इन अ ब्राह्मण फैमिली एंड ही वंडर्ड एज एन एस्केटिक फॉर 15 ईयर्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जो फर्स्ट आर्य समाज यूनिट थे वो फॉर्मली सेटअप करी गई इनके द्वारा बॉम्बे में 1875 में एंड बाद में जो हेडक्वार्टर थे समाज के वो इस्टेब्लिश हुए लाहौर में और दैन की डेथ हुई 1883 में। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ लीडर्स जो थे समाज के उन्होंने अपोज करा एंग्लो वैदिक एजुकेशन का एंड देवर मुंशी राम जिनको स्वामी श्रद्धानंद बोलते हैं, गुरुदत्त थे, लेखराम थे एंड बाकी अदर लोग थे। वाइल जो मॉडरेट विंग थी वो लेड करी गई लाला हंसराज जी के द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो दयानंद थे वो एक रिफॉर्मर थे एंड वो कोई ऋषि और साधु वगैरह नहीं थे। 1878 में केशव जो थे इन एक्सप्लिकेबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 13 ईयर ओल्ड उन्होंने अपनी डॉटर को शादी कर दी थी माइनर हिंदू महाराज से कूच बिहार के विद ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स एंड कोस करा था अनदर स्प्लिट इन केशव ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में। साधारण ब्रह्मो समाज था वो स्टार्ट करा गया आनंद मोहन बोस के द्वारा, शिवचंद देव के द्वारा एंड उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा एंड इट रिटेरिएटेड द ब्रह्मो डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ इन अ सुप्रीम विंग एंड जो एक गॉड थे एंड जो बिलीफ था कि कोई भी जो स्क्रिप्चर एंड जो मैन है वो इनफेलिबल है एंड जो बिलीफ है इन द डिक्टेट्स ऑफ रीजन ट्रूथ एंड मोरालिटी। राम मोहन रॉय ने रिप्रेजेंट करेक्ट सिंथेसिस थॉट का ईस्ट एंड वेस्ट एंड ये एक लर्न स्कॉलर थे जिन्होंने जाना ओवर अ डजन लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक। एंड 1814 में इन्होंने सेटअप करा आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कलकत्ता में, प्रोपेगेट करा मोनोथिस्टिक आइडियल्स वेदांत के एंड कंपेन करा अगेंस्ट आइडियलेट्री कास्ट रिजिडिटीज़ का, मीनिंगलेस रिचुअल्स का एंड अदर सोशल इल्स का, ठीक। नेक्स्ट देवबंद मूवमेंट अगर देखा जाए तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द अलीगढ़ मूवमेंट जिसका एम था एट द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्ट करा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड जो एम था देवबंद मूवमेंट का वो क्या था मॉरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट जो देवबंद स्कूल था उन्हें वेलकम करा, फॉर्मेशन करा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एंड इन 1888 इशू करा एक फतवा रिलीजियस डिक्री अगेंस्ट सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक। एंड जो रिवोल्ट था वो विगन हुआ एट मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑन 10 मई 1857 को। नेक्स्ट सेवा सदन अगर देखा जाए तो ये ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड करी गई 1885 में बाय रमाबाई रनडे जो कि एक लीडर थे इंडियन वुमेन मूवमेंट के एंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कंसिडर करेगी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियन वुमेन एंड थाउजेंड ऑफ वुमेन ने अटेंड करा इसको 1908 में। पारसी सोशल रिफॉर्मर जो थे बहराम जी मालवारी एंड उनके फ्रेंड दीवान दयाराम किडमुल उन्होंने फाउंड करा अनदर सेवा सदन इन बॉम्बे, ठीक। और जो सेवा सदन ने वर्क करा टूवर्ड सोशल रिफॉर्म पर्टिकुलरली फोकस करा अपलिफ्टमेंट पे वुमेन की। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ये इंक्लूड नहीं करेंगे कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम और सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ का, ठीक। रहनुमाई मजद यासन सभा और जो पारसी रिफॉर्म सोसाइटी एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंडेड हुई बॉम्बे में नव मुंबई 1851 में, प्रमोट करा मॉडर्नाइजेशन जोरेस्टेरियनिज्म का एंड एंशियंट पर्शियन रिलीजन का। सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रीजनरेट करेंगे वो सोशल कंडीशन के पार्सीज के एंड रिस्टोर करेंगे जोरेस्टेरियन रिलीजन का टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म अटेंशन जो कि फोकस करा गया किस पे इम्प्रूवमेंट पे। अ लॉट ऑफ पारसी वुमेन जो थी सोसाइटी में लाइक रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम एंड रेस करा एज को मैरिज की एंड एजुकेशन को वुमेन की। ग्रेजुअली जो पारसी से वे इमर्ज हुए एज द मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी।
फर्स्ट आर्य समाज यूनिट जो कि फॉर्मली सेटअप करी गई इनके द्वारा एट बॉम्बे 1875 में। एंड अगर देखेंगे तो समाज जो था आर्य समाज, उसने स्टार्ट करा शुद्धि प्योरिफिकेशन मूवमेंट, रिकन्वर्ट करा टू द हिंदू फोल्ड और कन्वर्ट करा क्रिश्चियनिटी में एंड इस्लाम में। एंड इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज को एनकरेज करा गया। एंड प्रोजेक्ट रिजेक्ट करा पॉपुलर हिंदू फिलोसफी का विच हेल्ड डेट की जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक इल्यूजन है, माया है। एंड डेट की जो मैन की जो सोल है वो मेरली अ पार्ट है गॉड की। एंड अगेंस्ट दयानंद ने हेल्ड करा कि जो गॉड है, सोल एंड जो मैटर है वो डिस्टिंक्ट है, एटर्नल एंटिटीज़ हैं। ब्रिटिश रेजिस्टेंस देखने को मिला इन 1857। दिल्ली लेफ्टिनेंट बिलिगवॉय एंड जॉन निकोलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर में सर यूज व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल। एंड लखनऊ में थे कौन, हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैब्लो, जेम्स आउटरैम, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी में सर यूज रोस, बनारस में कॉलोनल जेम्स नील। अहमदिया मूवमेंट जो कि एक फॉर्म है सेक्ट का इस्लाम की, जिनने जो कि ओरिजिनेट हुई इंडिया से, एंड ये फाउंड करी गई बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में। सर सैयद अहमद जो कि अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा मूवमेंट का अमंग द मुस्लिम एंड फाउंड फॉर द पर्पस द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875। फ्रेजी मूवमेंट अगर देखा जाए तो मूवमेंट जिसको बोला जाता है एज अ फ्रेजी मूवमेंट बिकॉज इनका एम्फेसिस था इस्लामिक पिलर्स व फेथ के, जो कि फाउंड करा गया हाजी सरेतुल्लाह इन 1819। काली मूवमेंट को जाना जाता है एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि एक ऑफशूट था सिंह सभा मूवमेंट का। काली मूवमेंट जो कि एक रीजनल मूवमेंट है बट नॉट अ कम्युनल वन। इसका एम था लिबरेट करना सिख गुरुद्वारास का फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी महंत। एंड जो पोस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेरिडिटरी, ये जो पोस्ट थी हेरिडिटरी थी। ये जो महंत थे ये लॉयलिस्ट थे एंड रिएक्शनरी थे। एंड मतलब रिएक्शनरी थे एंड जो करते थे गवर्नमेंट का पैट्रोनेज। गवर्नमेंट ने ट्राई करा इसके रिप्रेसिव पॉलिसीज़ अगेंस्ट द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह लॉन्च करा गया कालीस के द्वारा 1921 में, बट हैड टू वो बिफोर पॉपुलर डिमांड। पास करा सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1922 में। एंड कंट्रोल मिला गुरुद्वारास का टू द सिख मासेस टू बी, जो कि एडमिनिस्टर होता था थ्रू मनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा एज एपेक्स बॉडी। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में अगर देखा जाता है इंट्रोड्यूस करा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। एंड प्राइमरली इम्प्लीमेंट हुआ बंगाल में, बिहार एंड उड़ीसा में। रैयतवारी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड पार्ट ऑफ असम में। रैयतवारी सिस्टम जो कि प्राइमरली इम्प्लीमेंट हुआ कहाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड पार्ट ऑफ असम में, ठीक। एंड जो महलवारी सिस्टम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया में एंड पार्ट ऑफ पंजाब में। महलवारी सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस हुआ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सेंट्रल इंडिया में एंड पार्ट ऑफ पंजाब में। बैकग्राउंड ऑफ द रैयतवारी सिस्टम एंड उसके चैलेंजेस अगर देखा जाए तो जो रैयतवारी सिस्टम था इंट्रोड्यूस हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये अल्टरनेटिव था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, जो कि यूज़ हुआ बंगाल में। इस सिस्टम के अंडर जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल पीजेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाईपास करा इन इंटरमीडियरीज को सच एज द जमींदास। और ये जो सिस्टम थे ने क्रिएट करा इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी राइट्स को इन लैंड, जो कि वेस्टेड हुआ इन पीजेंट। हैवर इनने इस्टेब्लिश करा स्टेट को एज अ सुप्रीम लॉर्ड रिक्वायरिंग पीजेंट जो कि पे करेंगे एनुअल कैश रेंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। फ्लोज देखने को मिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रैयतवारी सिस्टम ओवर टाइम। जो सिस्टम था वो रिक्वायर्ड करता था एक डिटेल लैंड सर्वे, एक्सेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, एरिया ऑफ द फील्ड एंड एवरेज प्रोड्यूस हर एक लैंड का, ठीक। अनफॉर्चुनेटली इन प्रैक्टिस जो रेवेन्यू असेसमेंट था वर ऑफन आर्बिट्रेरी एंड इन्फ्लेटेड था, लीडिंग टू अ हैवी बर्डन ऑन द पीजेंट। एंड जो गवर्नमेंट रिलायंस था और लोकल ऑफिशियल्स पे था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फर्दर एग्जर्बेटेड द प्रॉब्लम एज ये जो ऑफिशियल्स थे oftenly engaged in corrupt practices and leading to widespread abuse and coercion of the peasantry। मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट 1855 की देखा गया तो जो सीवियरिटी थी इन अब्यूज़ की वो डॉक्यूमेंट हुई इन द मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1855 ने हाईलाइट करा रैम्पेंट करप्शन, ब्राइबरी एंड कोर्शन प्रैक्टिस बाय सबऑर्डिनेट ऑफिशियल इन द रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस इन द रैयतवारी सिस्टम।
ये जो रिपोर्ट थी वॉज अ डैमनिंग इंडाइटमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड अंडरस्कोर करा नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, प्रोटेक्ट करा पीजेंट्स को फ्रॉम फर्दर एक्सप्लॉयटेशन। रिफॉर्म देखने को मिला 1864 का इन रेस्पॉन्स टू द फाइंडिंग ऑफ द मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इनिशिएटेड करा एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म का एम्ड एट इम्प्रूव करा किसको, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को। जो साइंटिफिक सर्वे था लैंड का वो कंडक्ट हुआ एंड एक फ्रेश असेसमेंट हुआ रेवेन्यू का। एंड ये जो रिफॉर्म थे वर इंटेंटेड, इन्होंने करेक्ट करा फ्लॉज को प्रीवियस सिस्टम के, इंश्योर करके कि जो रेवेन्यू रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इक्विटेबल थे एंड बेस्ड थे एक्यूरेट असेसमेंट पे लैंड प्रोडक्टिविटी के। एंड वन ऑफ द की आउटकम क्या था इन रिफॉर्म्स का, वो डिक्लाइन देखने को मिला इन द रियल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द पीजेंट। एंड जो न्यू सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ है 1864 में, शॉर्ट टू मेक द रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस फेयरर एंड लेस आर्बिट्रेरी, देयर बाय ने एलिविएट करा सम ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर्स को पीजेंट्री पे। नेक्स्ट है लेट 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी थी इंडिया में वो डीपली इंटरट्विन्ड थी विद ब्रिटेन्स ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रेटेजी। वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट जो था रिलेशनशिप का वो क्या था, वो इंडियाज एक्सपोर्ट जो था वो सरप्लस था, डीपली करता था एक पाइवटल रोल इन इंडिया इन ब्रिटेन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग। सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी का, बैलेंस आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन्स के ट्रेड डेफिसिट में। एक्सपोर्ट सरप्लस था एज अ फाइनेंशियल टूल। इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो एक वाइटल था ब्रिटेन के लिए, स्पेशली बैलेंसिंग इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी पार्टिकुलरली इन वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका वो वर इरेक्टिंग टैरिफ बैरियर्स प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी ओन इंडस्ट्रीज। ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी उन्हें क्रिएट करा चैलेंजेस ब्रिटेन के लिए जो कि रिलाइट था हेविली ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर गुड्स। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। ब्रिटिश व्यूज़ ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 हेल्ड दैट कि जो मुस्लिम थे वो मेन कॉन्स्पिरेटर थे। ये जो व्यू था वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ बहावीज। बट बाद में ये जो ओपिनियन था वो गोट करेंसी अमंग द रूलर्स दैट कि जो मुस्लिम थे वो यूज़ करे गए थे एज अलाइज अगेंस्ट राइजिंग टाइड जो था नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी का, जो कि रिप्रेजेंट हुई अमंग अदर्स बाय द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह अचीव करी गई थ्रू ऑफर्स ऑफ थॉटफुल कंसेशंस टू द मुस्लिम। एक सेसेशन देखने को मिला मुस्लिम का जो कि लेड करा जा रहा था सैयद अहमद खान के द्वारा 1817 से 98 के बीच। वो वॉज रेडी टू अलाउ द ऑफिशियल पैट्रोनेज स्टिमुलेट करने के लिए एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अमंग इंडियन मुस्लिम थ्रू बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो बेसिकली अगर देखा जाए तो सैयद अहमद खान जी के द्वारा लाया गया था। ठीक, एंड जो मेन फोकस था अलीगढ़ मूवमेंट का क्या कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाए फॉर द मुस्लिम, कॉम्पीट करने के लिए हिंदूज के साथ एंड टू कीप अवे द मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो बहावी मूवमेंट था वो इट वॉज एसेंशियली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और जो शाह वलीउल्लाह थे वो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के जिन्होंने एक्सप्रेस करा कंसर्न एट द डिजनरेशन विच हैड सेट इन अमंग इंडियन मुस्लिम। इनकी जो वॉइस थी हैज़ एंग्विश एट द अगली डिपार्चर फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ मुस्लिम। इनिशियली जो मूवमेंट था उन्हें डायरेक्ट करा एट द सिख इन पंजाब, बट आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849 तो जो मूवमेंट था वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट तो जो बहावी था उन्होंने प्ले करा एक इंपॉर्टेंट रोल स्प्रेड करने में एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। एंड जो बहावी मूवमेंट था फिजल आउट इन द फेस ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री माइट इन 1870s। इंडिया वॉज कंसिडर टू बी दर उल हर्ब, यानी कि लैंड काफिर्स का समझा जाता था एंड इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है लैंड ऑफ इस्लाम, यानी कि दर उल इस्लाम में। ये जो टीचिंग थी वलीउल्लाह की वो फर्दर पॉपुलराइज करी गई थी शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। थियोसॉफिकल मूवमेंट ये फाउंड करा गया था वेस्टर्नर के द्वारा, जो कि इंस्पिरेशन थी कहाँ से, इंडियन थॉट से एंड कल्चर से। मैडम H.P. ब्लावत्स्की जो थे रूसो जर्मन बर्थ लेड द फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1875। बाद में कॉलोनल M.S. ओलकूट जो थे यूएस आर्मी के, उन्होंने ज्वाइन करा 1882 में। इन्होंने शिफ्ट करा अपने हेडक्वार्टर्स को टू इंडिया एट अडियार एंड आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास। जो मेंबर थे इस सोसाइटी के उन्होंने बिलीव करा कि एक स्पेशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गुड बाय कंटेम्पलेशन प्रेयर रेवल्यूशन एक्सेट्रा। जो सोसाइटी थी उन्होंने एक्सेप्ट करा हिंदू बिलीफ को इन री इनकारनेशन कर्मा एंड ड्रो करी इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद्स एंड सांख्या योगा एंड वेदांत स्कूल ऑफ थॉट से।
इसके एम था वर्क करना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, ह्यूमैनिटी के, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। एंड जो सोसाइटी थी आल्सो सीक टू इन्वेस्टिगेट द अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर लेटेंट इन मैन। जो थियोसॉफिकल मूवमेंट थे कम टू बी अलाइड विद हिंदू रेनेसेंस। इंडिया में जो मूवमेंट था वो बना समवट पॉपुलर विद इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट एज जो उसके प्रेसिडेंट था आफ्टर द डेथ ऑफ ओलकॉट इन 1907। एनी बेसेंट हेड केम टू इंडिया 1893 एंड इन्होंने फाउंडेशन रखा सेंट्रल हिंदू कॉलेज का बनारस में 1898 में, जहाँ पर जो दोनों हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट थे वो पढ़ाए जाते थे। एंड जो कॉलेज थे वो बिकम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। एनी बेसेंट ऑल्सो डिड मच फॉर द कॉज ऑफ द एजुकेशन फॉर वुमेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि फॉर्म हुई एट द नेशनल कन्वेंशन जो कि हेल्ड हुई बॉम्बे में इन दिसंबर 1885 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ WC बनर्जी, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, एओयूम, वो क्रूशियली इन्वॉल्व थे इन दिस प्रोसेस। एंड एज इट वॉज ही जुनन टूर्ड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड उन्होंने बातचीत करी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड परस्यूड करा उनको कि वो मीटिंग करें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एट अ नेशनल कॉन्फ्रेंस। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने डेवलप करे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्रॉम द सेफ्टी वॉल थ्योरी। रजनी पालमे दत्त जिन्होंने लिखा कि जो कांग्रेस थी वो वॉज बोर्न थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी टू फोर्स स्टाइल अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। एंड जो इंडियन बोर्गेसी लीडर्स थे वो पार्टी थे इसके, जो कांग्रेस थे बोथ फोर्ट एंड कोलैबोरेट करा इंपीरियलिज्म के साथ। एंड इट लेड द मास मूवमेंट एंड जिस टाइम पे जो मासेस थे वो इन्वॉल्व थे टू बट द रिवोल्यूशनरी पाथ एंड ये बिट्रेड करा मूवमेंट को टू इंपीरियलिज्म। माय रेजोल्यूशन 1870 का उन्होंने ऑथराइज करा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उन्हें रिस्टोर करा टू लोकल टैक्सेशन टू बैलेंस देयर बजट। ठीक, लॉर्ड रिपन जो कि एक फादर थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंडिया में। ओके, डेवलपमेंट हुआ लोकल बॉडीज़ का, एडवोकेट करा इन्होंने, इम्प्रूव करा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल अफेयर्स देखने को मिला थ्रू अर्बन एंड लोकल रूरल बॉडीज़ जो कि चार्ज विद डेफिनिट ड्यूटीज़। नॉन ऑफिशियल जो थे टू बी इन द मेजोरिटी आपको देखने को मिलेंगे इन बॉडीज़ में। नॉन ऑफिशियल्स ने एक्ट कराया एज चेयरपर्सन टू दीज बॉडीज़। ऑफिशियल्स का जो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा टू बी रिड्यूस टू द मिनिमम। कुछ जो रिकमेंडेशन थी रॉयल कमीशन के ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वो क्या थी, इन्होंने एम्फेसिस करा कि जो विलेज पंचायत थे शुड बी इंटरेस्टेड विद मोर पावर लाइक जुडिशियल जुरिस्डिक्शन देखने को मिली इन पैटी क्राइम्स। एंड जो पंचायत थे शुड बी गिवन एडुकेट सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक, एम्फेसाइज करा इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इस्टेब्लिश करा इन एवरी तालुका और तहसील विद सेपरेट स्पेयर ऑफ ड्यूटीज एंड सेपरेट सोर्सेज देखने को मिलेंगे रेवेन्यू के। अर्ज करा इट अर्ज द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर ऑफ टैक्सेशन। रिकमेंड करी म्यूनसिपैलिटीज़ को कि वो अंडरटेक करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी एजुकेशन के एंड इफ पॉसिबल मिडिल वर्नाकुलर स्कूल्स। ब्रिटिश रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने एक मार्क करा टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में इंडिया की। इट लेड टू फार रीचिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1858 एंड जो एक्ट था ने ट्रांसफॉर्म करा पावर को टू गवर्न फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वॉज रीनेम्ड द वाइसरॉय बट इंस्टेड ऑफ ड्यूअल कंट्रोल ये आंसरेबल होते थे ओनली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नो डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, काउंसिल एक्ट 1861 का इनिशिएट करा प्रोसेस इंटीग्रेट करने का इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, नॉमिनेट करके नॉन ऑफिशियल मेंबर को इन द गवर्नर जनरल काउंसिल रेदर देन द एक्ट ऑफ 1858। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में आई और ट्राइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एलिमिनेट करने के रीजनल डिफरेंसेस। एंड जो फर्स्ट कांग्रेस थी उन्हें डिक्लेयर करा डेट वन ऑफ द मेजर जो ऑब्जेक्टिव था मुडवी की वो डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन था, सेंटीमेंट का नेशनल यूनिटी का। एंड जो डिसीजन था वो होल्ड करेगा कांग्रेस के सेशन को एवरी ईयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वो चूज़ करेगा प्रेसिडेंट फ्रॉम अ रीजन अदर देन द वन जहाँ पर जो सेशंस है वो हेल्ड होंगे वॉज मीन टू ब्रेक द रीजनल बैरियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो नेशनल एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी सिंस इंसेप्शन वो चाहती थी मोबिलाइज करना मुस्लिम का, हाउवर जो डिमांड थी फ्रॉम फॉर एन इलेक्टेड काउंसिल by the Congress was not liked by Muslim leaders like Sir Syed Ahmad Khan, who feared that this would mean Hindu majority rule to the disadvantage of Muslim minority. Take, Indian National Congress initially did not include any explicit agenda of social reform in its mandate.
एंड ड्यू टू strategic consideration aimed at maintaining unity, focus on political reform and avoid करा किसको divisive issues को that could undermine their primary goal of securing political right and representation, and undertake करा social reform का MG रानाडे एंड रघुनाथ राव का, एंड फॉर्म करा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का 1887 जो ऑर्गेनाइजेशन था वो वर्चुअली सोशल रिफॉर्म सेल का इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनकी जो मीटिंग थे ऑर्गेनाइज हुई एट द सेम वेन्यू एज कांग्रेस एवरी ईयर एंड फोकस करा अटेंशन एंड ऑन नॉन सोशल रिफॉर्म पे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि फाउंड करी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में इन लंदन। बाद में लॉर्ड लाइविडन जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के, सुपरशीड करा लंदन इंडियन सोसाइटी का, एंड एक प्लेटफॉर्म था डिस्कसिंग करने का मैटर्स का एंड आइडियाज़ का अबाउट इंडिया एंड प्रोवाइड करना रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिस्कस करा इंडियन क्वेश्चन को एंड इन्फ्लुएंस को पब्लिक मैन के इंग्लैंड में प्रमोट करने के लिए इंडियन वेलफेयर को। नॉर्मली ऑर्गेनाइज करी मीटिंग एट कैक्सटन हॉल पे एंड वेस्ट मिनिस्टर में डिस्कस करा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था इंडिया से। ऑन 13 मार्च 1940 एक मीटिंग थी सेंट्रल एशियन सोसाइटी के एंड ईस्ट इंडियन सोसाइटी की, वो हुई कहाँ कैक्सटन हॉल में। वन ऑफ द स्पीकर माइकल डायर थे, माइकल ओ डायर जो कि फॉर्मर गवर्नर थे पंजाब के। एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मास्केयर वो शूट डेड बाय उधम सिंह। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इनकॉर्पोरेट वाइड द नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1949 and became the Britain, India and Pakistan Association 1966 amalgamate हुआ है with the former Indian Society के साथ, रॉयल इंडिया के साथ एंड सेलोन सोसाइटी के साथ, और ये बना रॉयल सोसाइटी फॉर इंडिया पाकिस्तान एंड सेलोन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, एजुकेटर थे एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि जेल में गए इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। एंड इन्होंने लिखा अबाउट जज नॉरिस के बारे में। बनर्जी जो कि सजेस्ट करा कि जो सम पब्लिक स्टेप्स थे वो लिए जाएं टू पुट अ क्विटस टू द वाइल्ड एसेंट्रिसिटीज ऑफ दिस यंग एंड रो डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, एक डिफरेंट व्यू एंड क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडिया बीइंग अ नेशन और नॉट। एस एन बनर्जी ने बिलीव करा कि जो इंडिया एक नेशन नहीं है इन द पास्ट बट कॉलोनियल पॉलिसीज मेड सच कंडीशन जहाँ पे जो इंडियंस थे वो एक साथ आए एंड ट्रांसफॉर्म करा themselves as a nation, एंड इन्होंने बुक लिखी विद द टाइटल नेशन इन मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने टूट करा कंट्री का, अर्ज करा बॉयकॉट का मैनचेस्टर के क्लॉथ का एंड लिवरपूल सॉल्ट का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सपोर्ट करा मॉन्टेग्यू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म का ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडरशिप। फाउंड करा एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1919 में। नेक्स्ट राइज एंड ग्रोथ देखने को मिला है इंडियन नेशनलिज्म का, जो कि एट्रीब्यूटेड है पार्शियली टू कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पार्शियली टू रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज। एंड जो फैक्टर्स थे जिसके जैसे राइज देखने को मिला इंडियन नेशनलिज्म में, वो फेवर करा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन एंड प्रिंट कैपिटलिज्म के द्वारा। जो हिस्टोरिकल रिसर्च थी बाई यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक मैक्स मिलर, मोनियर विलियम्स, रूथ एंड सेशन ने क्रिएट करा एक एंटायरली न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज़ पास्ट। एंड ये जो थियरीज थे वो पुट फॉरवर्ड करी गई कि डेट जो इंडियन आर्यन बिलोंग करते थे किसको, सेम एथनिक ग्रुप के, फ्रॉम विच अदर नेशन जो थे यूरोप के हैड इवॉल्व एंड प्रोवाइड करेक्ट साइकोलॉजिकल बूस्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट टू द एजुकेटेड इंडियंस। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये एओयूम के द्वारा क्रिएट करी गई थी। एंड जो मिथ एंड द मिथ इज डेट की जो आईएनसी थे वो स्टार्ट करी गई वो मतलब एओयूम के द्वारा, एंड अदर्स जो थे अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन थे, गाइडेंस थे एंड एडवाइस जो थी वो लॉर्ड डफरिन के थे जो कि वॉइस रॉय थे, ठीक। एंड इसी वजह से बोला गया कि ये अंग्रेज जो हैं वो इसको सेफ्टी वॉल की तरह लिखाए हैं। इन हिज यंग माइंड पब्लिश इन 1960 इन तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय ने यूज़ करा सेफ्टी वॉल थ्योरी अटैक करने के लिए मॉडरेट्स पे इन द कांग्रेस। मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी लेटर राजनी पालमे दत्त जो कि अथॉरिटेटिव वर्क इंडिया टुडे उन्होंने बनाया मिथ ऑफ द सेफ्टी वॉल, एक स्टेपल ऑफ लेफ्ट विंग ओपिनियन, एम्फेसाइज करा मिथ पे। एंड दत्त ने लिखा कि जो कांग्रेस थी वो ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू डायरेक्ट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव एंड गाइडेंस। 1939 में एमएस गोलवलकर ने जो आरएसएस चीफ थे उन्होंने फाउंड करा सेफ्टी वॉल थ्योरी का हैंड इन अटैक करके कांग्रेस फॉर इट्स सेक्युलरिज्म एंड एंटी नेशनलिज्म। लिबरल सीएफ एंड्रूज एंड गिरिजा मुखर्जी ने एक्सेप्ट करा सेफ्टी वॉल थ्योरी का इन देयर बुक। एंड जो राइज एंड ग्रोथ था कांग्रेस का इंडिया में पब्लिश हुआ 1938 में। एंड दे वर हैप्पी बिकॉज इसने हेल्प करा अवॉइड करने में यूजलेस ब्लड शेड को। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का उन्होंने इनिशिएट करा प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन का नॉन ऑफिशियल का लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में।
एंड जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसने डिप्राइव करा गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे का ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का, अपार्ट फ्रॉम रिटर्निंग द लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविंसेस, मद्रास एंड बॉम्बे ने प्रोवाइड करा फॉर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस लाइक पंजाब एंड NWF, एंड they could not introduce any bill without the prior approval of the viceroy, who also had the power कि वो वीटो कर सकता किसी बिल को। जो फाइनल पासिंग थी बिल की needed the viceroy's approval, even if approved by the viceroy, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, could disallow legislation। लेक्स लोकी एक्ट 1850 इंश्योर करा कि डेट कोई भी जो पर्सन है fortified their inheritance right or other legal rights due to conversion from one religion to another। एंड जो लिमिटेशन एक्ट था वो पास करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1859 में। इसका एम है कि वो चेक करना एक्सप्लॉयटेशन राइट्स के बाय मनी लेंडर एंड द एक्यूमुलेशन इंटरेस्ट का ओवर टाइम, एंड मैंडेट करा कि जो लोन एग्रीमेंट है साइन होगा बिटवीन मनी लेंडर्स एंड राइट्स वुड बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 का एम करा उसने रेगुलेट करने को रिक्रूटमेंट ऑफ लेबरर्स फॉर प्लांटेशन, रिक्वायर करा कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर है अबाउट द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग वेजेस, ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज एंड वर्किंग कंडीशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन वो वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, जो कि एस्टेब्लिश हुई 1852 में बाय प्रोमिनेंट बिजनेस मैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट गजोलू लक्ष्मी नारासु चेट्टी आर रघुनाथ राव के द्वारा, वॉज वन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट मेंबर है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ, सबमिट करते हैं पेटिशंस एंड रोट मेमोरेंडम टू हाईलाइट इशूज सच एज अनजस्ट टैक्सेशन एंड नीड फॉर एजुकेशन एंड द इम्पोर्टेंस है इंडियन पार्टिसिपेशन की इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टेब्लिश हुई 1885 में बाय फिरोज मेहताब बदरुद्दीन तैयब जी एंड केती तिलंग के द्वारा। जो एसोसिएशन थी इसका एम था कि एडवोकेट करे फॉर द पॉलिटिकल राइट ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पेटिशंस में। इट ऑल्सो शॉर्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एड्रेस करेगी वो इशूज़ को सच एस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड प्रमोशन करेगी इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। पुणे सार्वजनिक सभा फाउंड करेगी 1867 में बाय M.G. रानाडे एंड अदर्स, जिसका विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कि वो सर्विंग करेगी एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ सच एज कि वो प्रमोट करेगी एजुकेशन को, सोशल जस्टिस को एंड अपलिफ्टमेंट करेगी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का। मद्रास महाजन सभा जो कि फाउंड हुई 1884 में बाय M. बिरागवचारी, B. सुब्रमण्यम अय्यर एंड P. आनंद चार्लू के द्वारा। ये ऑर्गेनाइज करती है पब्लिक मीटिंग्स को, डिस्कशन को, डिबेट्स को रेज करने के लिए, अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक ओपिनियन। सभा जो कि रेगुलरली सबमिट करते हैं पेटिशन एंड मेमोरेंडम टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, हाईलाइट करते हैं कंसर्न एंड डिमांड्स इंडियन पॉपुलेशन की। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने रिड्यूस करी मैक्सिमम एज 21 से 19 साल 1878 में, बट ये किसकी रिकमेंडेशन पे थी? एटकिशन कमीशन के। जो सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 को उन्होंने रिजर्व करा सर्टेन ऑफिसेज फॉर कन्वेनेटेड सिविल सर्वेंट, बट जो एग्जामिनेशन था वो हेल्ड हुआ इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में। जो एटकिंसन कमीशन था वो साइलेंट रहा ऑन दिस इशू, किस पे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने रेस करी थी डिमांड होल्ड करने के एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इंडिया एंड ब्रिटेन। इवन इन 1893 जो हाउस ऑफ कॉमन था इंग्लैंड में, उसने पास करा रिजोल्यूशन सपोर्ट करने के लिए होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इट वाज वाइसरॉय लॉर्ड लिटन रेदर देन एटकिंसन कमीशन जो था पब्लिक सर्विस में इंट्रोड्यूस करेगा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जो कि कंसिस्ट करेगा 1/6 ऑफ कन्वीनेटेड पोस्ट को, जो कि फिल करी जाएंगे इंडियंस के द्वारा हाई फैमिलीज के थ्रू नॉमिनेशन बाय लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइसरॉय। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो फाउंड हुई, एंड जो कांग्रेस थी एंड जो अर्ली नेशनलिस्ट थी सो रिफॉर्म काउंसिल एज द रूट ऑफ ऑल अदर रिफॉर्म टिल 1892। इनकी जो डिमांड थी वो लिमिटेड थी टू द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बिकॉज ये अफ्रेड थे ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग देयर एक्टिविटीज सेडिशंस एंड डिसलॉयल थे एंड सप्रेसिंग दैम। जो नेशनलिस्ट एगिटेशंस थी उन्हें फोर्स करा गवर्नमेंट को कि वो कुछ चेंजेस करे लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। एंड जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो इंक्रीज हुए बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो उतनी ही रही। नेशनलिस्ट थे वो टोटली डिससेटिस्फाइड थे विद द एक्ट ऑफ 1892 एंड दिस शो इट अ मॉकरी ऑफ देयर डिमांड्स। एंड जो काउंसिल थी वो स्टिल इम्पोर्टेंट थी एंड डेस्पोटिज्म स्टिल रूल्ड, एंड दे नाउ डिमांडेड अ मेजोरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स इलेक्टेड मेंबर्स with the right to vote on the budget and
thus control the public purse, and इन्होंने रेस करा स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जो वॉइसरॉय था लॉर्ड लिपन, उन्होंने बोला वो एक फादर थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंडिया में, बिकॉज जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक्ट 1882 की। एंड ये जो एक्ट था इसका एम था इस्टेब्लिश करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज द म्यूनसिपल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विद द इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि अपार्ट फ्रॉम रिटर्निंग द लेजिस्लेटिव पावर उन्होंने टू प्रोविंसेस मद्रास एंड बॉम्बे प्रोवाइड करा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस लाइक पंजाब एंड WFP। हार्वर्ड जो 3 प्रोविंस थी बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता, इन्होंने एंजॉय करे काफ़ी सारे राइट पावर देन अदर्स। हाउएवर ये इट वाज लॉर्ड रिपन जिन्होंने डिवाइड करा ऑल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनटू 3 ग्रुप्स, जनरल, प्रोविंशियल एंड दोज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंशियल इन 1882। ओके, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे बिगनिंग में उन्होंने पेड करा रिलेटिवली लिटिल अटेंशन टू द क्वेश्चन ऑफ वर्कर्स डिस्पाइट द ट्रूली रेस्ट कंडीशन अंडर विच दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। क्योंकि वन प्राइमरी रीज़न था कि अगर मतलब वर्किंग क्लास के चीज़ों को हम ऊपर उजागर करके लिखाएंगे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। ठीक, दादा भाई नारोजी इन द वेरी सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस जो कि मस्ट कन्फाइन करेगी इट सेल्फ टू क्वेश्चन जिसमें जो एंटायर नेशन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, एंड इट मस्ट लीव द एडजस्टमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड अदर क्लास क्वेश्चन टू क्लास कांग्रेस। ठीक, नेक्स्ट है कि 1857 से पहले जो ब्रिटिश एग्रेसिवली परस्यूड करा पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर, जो फेमस मोस्ट फेमस थे इस पॉलिसीज के बहुत ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। हाउएवर जो इवेंट 1857 का मेड द ब्रिटिश रिवाइज देयर हॉस्टाइल पॉलिसी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट एंड एक्टिवली हेल्प करा इन सप्रेसिंग इट। एंड जो रोल था and their role led Lord Canning जो वाइसरॉय था रिमार्क करा उन्हें प्रिंसेस had acted as a breakwater to the storm which would have otherwise swept us in one great wave। रिवॉर्ड करी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अबोलिश करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, एंड अनाउंस कराया गया जो राइट है प्रिंसेस का टू अडॉप्ट हायर्स वुड बी रेस्पेक्टेड एंड जो इंटेग्रिटी है इनकी टेरिटरीज की guaranteed against future annexation in return of his protection। जो princely state they had to accept the paramountcy of the British crown। जो providential mission theory थी वो based on the assumption that the British जो थे were given a divine command for ruling India, and जो expectations थी of the moderate politicians की was that की full political freedom would come gradually and India जो है would ultimately given self-governing rights like those enjoyed by the other colonies such as Canada or Australia, with an intrinsic faith in the provident nature of the British rule in India। So they hoped that one day they would be recognized as a partners and not subordinate in the affairs of the empire, and be given the right of full British citizenship। The Indian National Congress थे उन्हें क्रिटिसाइज करा हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑन फ्रंटियर पॉलिसीज एंड वॉर इन अफगानिस्तान। मॉडरेट्स ने आर्ग्यू करा कि जो रिसोर्सेज स्पेंड हुए थे ऑन दिस मिलिट्री कैंपेन्स could be better utilized for the development and welfare of Indian people। जो मॉडरेट्स ने डिमांड करी कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था शुड बी इवनली शेयर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस शुड बी टेकन इनटू द आर्मी एज वॉलंटियर एंड मोर ऑफ देम शुड बी अपॉइंटेड इन हायर रैंक्स। उन्होंने डिमांड करा एक एक्सटेंशन परमानेंट सेटलमेंट को ओनली इन द इंटैक्ट ऑफ जमींदार्स एंड अपोज करा कैडेस्ट्रियल सर्वे का इन 1893-94, तो इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट कि जो पीजेंट थे फ्रॉम द मैनिपुलेशन ऑफ द जमींदार। ओके, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है कंप्लीट होता है। बाकी आप प्रीवियस सॉल्यूशन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सीसेट अगर वीक है तो सीसेट देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में मेरी। बाकी जितने भी जीएस सब्जेक्ट है वो मैंने लाइन बाई लाइन करा रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।